नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 रिवीजन क्लास से आपके पास लाया गया है। बहुत कम समय में बहुत ही अधिक प्रश्नों का आंसर आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। ठीक है, आप संपूर्ण क्लास को जरूर ज्वाइन करें। प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे बच्चों क्लास लिए जाते हैं। अब दोनों क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए और इसमें जितने भी प्रश्न बच्चों रिवीजन क्लास में सिलेक्ट किए गए सभी के सभी हम पहले पढ़ा चुके हैं। उसी प्रश्न को पुनः रिवीजन के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, लाया गया है। सभी प्रश्न को एग्जाम के मद्देनजर रखते बच्चों तैयार किए गए हैं। अतः वीडियो को अंतिम समय तक आप जरूर बने रहें और कमेंट्स में अपना आंसर जरूर दें और लास्ट में बताएं कि 300 प्रश्नों में आपका कितने आंसर सही हुआ। अतः बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न में बच्चों बारीकी से ध्यान दीजिए। केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, इसका स्कोरिंग आप जरूर करिए। ठीक है, कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 19 नवंबर 1985, 19 दिसंबर 1985, 19 नवंबर 1986, 19 नवंबर 1987। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको 19 नवंबर 1985। 19 नवंबर 1985 कहने का मतलब है कि अप्रैल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको क्या हो गया? अप्रैल। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका 2 नंबर है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1953 में, 1954 में, 1957 में, 1960 में। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 1953 कहने का मतलब है कि अप्रैल। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1953 में। एक चीज और आपको इसके बारे में जानना है कि संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली है। कहाँ है? नई दिल्ली। विश्व भारती शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? विश्व भारती शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, आचार्य बृहस्पति देव, बी.एल. कासलकर या डी में है रत रंजनकर। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन किए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर कब किए थे? तो 1912 में किए थे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न मित्रों आपका ध्यान दीजिएगा कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कहाँ है? रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कहाँ है? कोलकाता में, दिल्ली में, बंगाल में कि काशी में? बताइए बच्चों क्या आंसर होगा? कोलकाता, दिल्ली, बंगाल या काशी? तो इसका आंसर बच्चों आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। कुछ समय आपको इसीलिए छोड़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता। रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। अगला प्रश्न बच्चों आपका है कि इंदिरा कला विश्वविद्यालय कहाँ है? यह पहला विश्वविद्यालय भारत में संगीत का गठन हुआ था। इंदिरा कला विश्वविद्यालय कहाँ है? खैरागढ़ में, ग्वालियर में, दिल्ली में या पटना में? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा खैरागढ़। क्या हो जाएगा? खैरागढ़ कहने का मतलब है कि एप्पल। खैरागढ़ आपको छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। इंदिरा कला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो खैरागढ़ में। राज्य पूछेगा तो छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न आपका है अमीर खुसरो का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? तो मित्रों आपको याद रखना है कि अमीर खुसरो साहब का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के एटा में। उत्तर प्रदेश के एटा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ था। और प्रॉपर जगह का नाम पूछेगा तो पटियाल। प्रॉपर जगह क्या करिएगा? पटियाल। तो 1253 में यदि इनका जन्म हुआ था तो यहाँ पर बच्चों शताब्दी पूछा तो कितना हो जाएगा? 13वीं शताब्दी, डी नंबर। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? 13वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न बच्चों आपका अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा जाता है? देखिए हम बिफोर आपको बता चुके हैं। आप कमेंट्स में इसका डायरेक्ट आंसर दीजिए कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, कौन सा स्थान पर हुआ था? तो एटा में हुआ था। सी नंबर। कहाँ हुआ था? एटा कहने का मतलब है कि आपको यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी के पटियाला में पड़ता है। पटियाल में। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा कि अमीर खुसरो के आश्रयदाता कौन थे? या फिर इसको दूसरे शब्दों में आपको पूछ सकता है कि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहा करते थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि एग्जाम बहुत सर पे आपको आ चुका है, इसलिए सभी के सभी प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण बच्चों सिलेक्ट किया गया है।
तो अमीर खुसरो साहब के आश्रयदाता कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, शाहजहां और जहांगीर। इसका आंसर बच्चों हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा करते थे। अगला प्रश्न मित्रों, ध्रुपद डॉट 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 प्रधान गायन शैली मानी गई है। मतलब ध्रुपद जो है, ध्रुपद में प्रधान गायन शैली मानी गई है। लय तथा ताल, शब्द तथा गीत, शब्द तथा स्वर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा बोल, मतलब शब्द तथा गीत, शब्द तथा गीत। अगला प्रश्न बच्चों आपका, ध्रुपद को डॉट 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 किस नाम से भी जाना जाता है? अर्थात कहने का मतलब है कि ध्रुपद को और किस नाम से जाना जाता है? स्त्री गीत, मर्दान गीत, झोबड़ा गीत या भजन? तो बच्चों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इसका है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि स्त्री गीत। ध्रुपद को और किस नाम से जाना जाता है? तो स्त्री गीत के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ध्रुपद का आविष्कार किसने किया था? ध्रुपद का आविष्कार किसने किया था? ए में आपका ऑप्शन है राजा मानसिंह तोमर, बी में है तानसेन, डी में है मतंग साहब, और सी में है मतंग साहब, और डी में है भरत साहब। बताइए मित्रों, इसका कमेंट्स में आंसर क्या होगा? अब अधिक से अधिक प्रश्नों का स्कोरिंग कीजिए, अधिक से अधिक प्रश्नों का आंसर दीजिए। इससे फायदा आपको यह है कि 100% आपको पता चल जाएगा। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, आपको क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा मतंग ऋषि। क्या हो जाएगा? मतंग साहब, सी नंबर। ध्रुपद का आविष्कार किसने किया था? तो मतंग साहब ने। अगला प्रश्न मित्रों, ध्रुपद शैली का आविष्कार किस शताब्दी में हुआ था? ध्रुपद शैली का आविष्कार किस शताब्दी में हुआ था? ए में 15वीं शताब्दी, बी में 16वीं शताब्दी, सी में 21वीं शताब्दी, और डी में 13वीं शताब्दी। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 15वीं शताब्दी में। कितवीं शताब्दी में? 15वीं शताब्दी, मतलब एप्पल। ध्रुपद शैली का आविष्कार किस शताब्दी में हुआ था? तो 15वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न मित्रों, किस प्रबंध को पूर्ण प्रबंध कहकर संबोधित किया गया? किस प्रबंध को पूर्ण प्रबंध कहकर संबोधित किया गया? एला को, ठीक है, या वर्तनी को, झुंबड़ को, या पाठ को? बताइए बच्चों इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर, पाठ को। किसको? पाठ। अर्थात कहने का मतलब है कि किस प्रबंध को पूर्ण प्रबंध कहकर संबोधित किया गया? तो पाठ को। अगला प्रश्न मित्रों आपका, कि कथक नृत्य का वर्तमान स्वरूप कब विकसित हुआ? ठीक है, इसका हालांकि शुद्ध क्वेश्चन इसका हो जाएगा कि कथक नृत्य का वर्तमान स्वरूप मतलब किसने या किसके शासनकाल या किस राज्य में विकसित हुआ या किस स्थान पर विकसित हुआ, इस तरीके से क्वेश्चन होना चाहिए। परंतु एग्जाम के मध्य नजर रखते बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। बताइए बच्चों, अवध के दरबार में, ब्रजमंडल, भोजपुर या राजस्थान? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा अवध के दरबार में एप्पल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। उत्तर भारत का प्रसिद्ध शास्त्रीय गीत कौन सा है? बताइए आंसर क्या होगा? उत्तर भारत का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक, ओडिसी, गरबा या मोहिनी अट्टम? तो बच्चों इसका कमेंट्स में आप आंसर बताइए, फटाफट बताइए आंसर, बताइए क्या होगा? बहुत अच्छा। उत्तर भारत का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? एप्पल। कहने का मतलब कथक। क्या हो जाएगा? कथक है। अगला प्रश्न मित्रों, कि नृत्य के अंतर्गत आंशिक होगा, आशिक से तात्पर्य है। नृत्य के अंतर्गत आशिक से तात्पर्य है भाव को प्रकट करना, स्वरों को प्रकट करना, अंगों को संचालन या मन के भाव को प्रस्तुत करना। तो इसका आंसर बच्चों बताइए क्या होगा? तो नृत्य के अंतर्गत आंशिक से तात्पर्य है अंगों का संचालन करना, सी नंबर, अंगों का संचालन करना। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप जरूर दिया कीजिए। यूट्यूब पर बच्चों यह पहला ऐसा चैनल है तो कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का आंसर करवा दिया जाता है, इसलिए सभी मॉक टेस्ट में भाग अवश्य लें। नाट्य के अंतर्गत नृत्य के कितने भाग माने गए हैं? नाट्य के अंतर्गत नृत्य के कितने भाग माने गए हैं? तो बच्चों ए में है 2, बी में है 3, सी में है 5 और डी में है 4। बताइए क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर बच्चों कमेंट्स में आप जरूर दिया कीजिए, हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4 कहने का मतलब है कि डी नंबर। नाट्य के अंतर्गत नृत्य के कितने भाग माने गए हैं? तो 4। अगला प्रश्न बच्चों,
दक्षिण के संगीतकार जिन्होंने बहुत से हिंदुस्तानी गीतों की रचना की वह कौन है? दक्षिण के संगीतकार जिन्होंने बहुत से हिंदुस्तानी गीतों की रचना की वह कौन है? वर्ण भूपाल साहब, पापनानंद शिवम, मुथु स्वामी दीक्षितार या फिर स्वाति तिरुनाल। तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। कहने का मतलब कि स्वाति तिरुनाल, स्वाति तिरुनाल। प्रत्येक प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तानी संगीत का वह कौन सा राग कर्नाटक संगीत में मोहन राग से मिलता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, हिंदुस्तानी संगीत का कौन सा राग कर्नाटक संगीत के मोहन राग से मिलता है? बिलावल, मालकिस, माल कौन सा अलग होना चाहिए? भोपाली या पैरवी? सॉरी यहाँ भैरवी होगा। क्या होगा? भैरवी। क्या होगा? भैरवी। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों आपको हो जाएगा भोपाली, सी नंबर। क्या हो जाएगा? भोपाली। हिंदुस्तानी संगीत का कौन सा राग कर्नाटक संगीत के मोहन राग से मिलता है? तो भोपाली। अगला प्रश्न बच्चों ध्यान दीजिएगा बारीकी से। मूर्छनाओं से उत्पन्न कितने तानों साडव प्रकार की है? ध्यान दीजिएगा, मूर्छनाओं से उत्पन्न कितने ताने, साडव यहाँ होगा साडव, सा ड व। ठीक है, कितने साडव प्रकार की है? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों इसका आंसर 49, 30, 35, 40 है। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा आपको 49। कितना हो जाएगा? 49। साडव यदि 49 है तो ऑडो जो है सब 35 हो जाएगा। ऑडो कितना हो जाएगा? 35 है। दोनों को प्लस कर दीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 84। ठीक है, इस प्रकार यदि आपसे प्रश्न पूछेगा कि मूर्छनाओं से उत्पन्न कितने ताने साडव प्रकार की है तो 49, और यदि ऑडो प्रकार की पूछेगा तो कितना टिकट करिएगा? 35। अर्थात इसका आंसर बच्चों क्या हो गया? एप्पल। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। मूर्छनाओं से उत्पन्न कितने ताने ऑडो प्रकार के है? देखिए आ ही गया। मूर्छनाओं से उत्पन्न कितने ताने ऑडो प्रकार की है? तो 49, 40, 135 नहीं होगा, सिर्फ 35 होगा। सिर्फ कितना होगा? 35 या 37। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? सी नंबर। ऑडो आपको 35 है और साडो कितना? 49। कुल मिलाकर कितना होगा? 84। अगला प्रश्न बच्चों आपका कि मूर्छनाओं के आश्रय से कितने तानों का अभिभाव होता है? देखिए ये भी क्वेश्चन आपका आ गया कि मूर्छनाओं के आश्रय से कितनी तानों का अभिभाव होता है? तो कितना? 84, 85, 90, 95। बताइए इसका कमेंट्स में क्या आंसर होगा? फटाफट बच्चों आंसर बताया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, मतलब 84। कितना हो जाएगा? 84। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से साडज ग्राम की मूर्छनाओं का नाम पहचानिए। निम्नलिखित में से साडज ग्राम की मूर्छना का नाम पहचानिए। अश्वक्रांता, पौरवी, सुधम, सुधम मध्या या सौवीरी। बहुत ही अल्टरनेट क्वेश्चन ऑप्शन इसलिए लाया गया है क्योंकि बहुत टफ एग्जाम में आप बैठने वाले हैं। अतः बच्चों इसका आंसर हो जाएगा अश्वक्रांता, एप्पल। क्या हो जाएगा? अश्वक्रांता। नेक्स्ट प्रश्न आपका है पूर्णा मूर्छना में कितने स्वर होते हैं? पूर्णा मूर्छना में कितने स्वर होते हैं? 7, 5, 6, 11। 7, 5, 6, 11। तो बच्चों 25 नंबर का आपको आंसर हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा? 7। अर्थात कहने का मतलब है कि पूर्णा मूर्छना में कितने स्वर होते हैं? तो 7। ए नंबर आंसर क्या है? सही है। रागांग सिद्धांत प्रतिपादित किया। रागांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? B.R. पटवर्धन, नारायण मोरेश्वर खरे, नारायण राव व्यास या B.D. पलुस्कर। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको बॉल, नारायण मोरेश्वर खरे, नारायण मोरेश्वर खरे। नेक्स्ट प्रश्न को बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि स्वरों का अल्पत्व से क्या अभिप्राय है? स्वरों का अल्पत्व से क्या अभिप्राय है? वक्र प्रयोग, स्वर का अधिक प्रयोग, वर्जित स्वर या स्वरों का अल्प प्रयोग। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों आपका ही है। इसका आंसर आपका हो जाएगा स्वरों का अल्प प्रयोग, डॉग। स्वरों का अल्प प्रयोग। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। इससे आपको 100% आपका स्कोरिंग पता चलेगा। यह एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए सभी एमसीक्यू लाए गए हैं। ठीक है। गुर्जरी तोड़ी के स्वर कौन से हैं?
गुर्जरी तोड़ी के स्वर कौन से हैं? तो बच्चों इसका डायरेक्ट आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर जरूर दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा रे ग म ध नि, ठीक है, मतलब एप्पल। क्या हो जाएगा? एप्पल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए। सायंकालीन राग को चुनिए, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा राग है जो सायंकालीन है? नट, भैरवी, श्री या दरबारी? तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दरबारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दरबारी। सायंकालीन राग इसमें से कौन है? तो दरबारी। अगला प्रश्न आपका है कि वह ताल की मात्राएं होती है, वह ताल की मात्राएं कितनी होती है? 20, 22, 28 या 32? बताइए बच्चों आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 28। कितना हो जाएगा? 28, मतलब सी नंबर। ठीक है बच्चों, वह ताल की मात्राएं कितनी होती है? तो 28 होती है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी विस्तार शैली बंदिश नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा बंदिश है जो विस्तारशील बंदिश नहीं है? रेल टुकड़ा, कायदा, टुकड़ा या पेशकार? तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका 31 नंबर का आपको आंसर हो जाएगा टुकड़ा, सी नंबर। क्या हो जाएगा? टुकड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए कि सहस्त्र मात्रा की ताल है, मतलब सहस्त्र मात्रा की ताल है कुंभ, शिखर, यति शिखर या लक्ष्मी? तो बच्चों इसका आंसर आप कमेंट्स में लगातार दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा शिखर बॉल। क्या हो जाएगा? शिखर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिएगा बारीकी से कि संगीत मर्कंद ग्रंथ के रचयिता कौन है? यदि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो इसका आंसर आपको जरूर याद होना चाहिए, ताकि हम तो बोले कि सभी प्रश्न का आंसर आपको 100% याद होना चाहिए। नारद साहब, मतंग साहब, गंधर्व या लोचन साहब? तो संगीत मर्कंद के लेखक बच्चों बताइए कौन है? तो इसका हो जाएगा नारद साहब, एप्पल। क्या हो जाएगा? संगीत मर्कंद के लेखक कौन है? तो नारद साहब है। संगीत मर्कंद के लेखक कौन है? नारद साहब है। अगला प्रश्न है कि मतंग मुनि कौन सी बीना बजाते थे? मतंग मुनि कौन सा बीना बजाते थे? किन्नरी बीना, महती बीना, चित्रा बीना, विपंची बीना? तो बच्चों इसका आंसर कमेंट्स में क्या दिया बताइए फटाफट। ए बी सी डी आप लिख दिया कीजिए, जो आपको लगे। ए तो ए, बी तो बी, सी तो सी और डी तो डी। तो बच्चों 34 नंबर का आपको आंसर हो जाएगा चित्रा बीना। क्या हो जाएगा? चित्रा बीना। मतंग मुनि कौन से बीना को बजाते थे? तो चित्रा बीना को। अगला प्रश्न आपका है कि मतंग के समय में जातियों के कितने भेद प्रचलित थे? मतंग के समय में जातियों के कितने भेद प्रचलित थे? 5, 7, 2, 11? बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा? से मतंग के समय कितनी जातियों का भेद प्रचलित है? तो 7, मतलब 7 कहने का मतलब है कि बी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न आपका बच्चों है पंडित भारत खंडे जी का उपनाम क्या था? पंडित भारत खंडे जी का उपनाम क्या था? विष्णु, दिगंबर, पलुस्कर या चतुर पंडित? चतुर पंडित इसका आंसर क्या है? सही है, बी नंबर। पंडित भारत खंडे जी का उपनाम क्या था? तो चतुर पंडित। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध नाट्य कलाकार हैं। निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध नाट्य कलाकार हैं। किशन महाराज, गुदई महाराज, ननकू महाराज, बिरजू महाराज? बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज, डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध नाटक कलाकार कौन है? तो बिरजू महाराज। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रख्यात सितार वादक कौन है? निम्नलिखित में से प्रख्यात सितार वादक कौन है? पंडित किशन महाराज, श्री बुद्धित्व मुखर्जी, सी में आपका है डॉक्टर एन राजम और डी में आपका जाकिर हुसैन? तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बच्चों हो जाएगा बॉल। बॉल कहने का मतलब है कि श्री बुद्धित्व मुखर्जी। श्री बुद्धित्व मुखर्जी का संबंध किससे है? तो सितार वादक से है। पंडित किशन महाराज आपको तबला वादक है। ठीक है, और जाकिर हुसैन भी क्या बजाते हैं? तो तबला वादक है। इस प्रकार आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए कि भरत के पुत्र का नाम क्या था? मतलब भरत साहब के पुत्र कौन थे? गणेश, मतंग साहब या फिर लोचन साहब? बच्चों इसका आंसर आप हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा,
इसका आंसर क्या होगा? मिसप्रिंट यहाँ पर शुद्ध रूप से लिखाएगा आपको दत्तिल साहब। क्या लिखाएगा? दतिला। ठीक है, कहने का मतलब है कि भरत साहब के पुत्र का नाम क्या था? तो दत्तिल साहब। ठीक है, भरत के पुत्र का नाम क्या था? तो दत्तिल, मतलब सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न पर आप ध्यान दीजिएगा। सरोदो वायम लब्धवांडानंदी भवती, ऐसा किस ग्रंथ में कहा गया है? बृहदेशी में, ऋतु संहार में, मेघदूतम में या तैत्तिरीय उपनिषद में? बच्चों इसका आंसर आप बताइए क्या होगा? कमेंट्स में फटाफट आप आंसर दिया कीजिए, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न अति आवश्यक है और सभी के सभी प्रश्न एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए बनाया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, तैत्तिरीय उपनिषद है। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों आपका, कि सभी कलाओं का मुख्य प्रयोजन है, सभी कलाओं का मुख्य प्रयोजन है सौंदर्य, रसानुभूति, प्रस्तुतिकरण या आनंद? तो बच्चों इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा रसा अनुभूति। बॉल क्या हो जाएगा? रसा अनुभूति। सभी कलाओं का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो रसा अनुभूति। अगला प्रश्न मित्रों, पाणिनि का समय किस ईस्वी पूर्व के लगभग माना जाता है? पाणिनि का समय, ठीक है, किस ईस्वी पूर्व के लगभग माना जाता है? 400 ईस्वी पूर्व, 300 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व या 700 ईस्वी पूर्व? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको कैट 500 ईस्वी पूर्व। कितना? 500 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न मित्रों, कि शाम का गायन गात्र वीणा के द्वारा किसके अनुसार किया जाता है? शाम का गायन गात्र वीणा के द्वारा किसके अनुसार किया जाता है? तो भरत, नारद, मुनि या पाणिनि? बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बोल नारद साहब। क्या हो जाएगा? नारद साहब। अगला प्रश्न पर बच्चों बारीकी से ध्यान दीजिएगा, कि सितारा देवी को संगीत की किस विद्या के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका था? सितारा देवी को मतलब संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, किस विद्या के लिए? देखिए कितना ज्यादा क्वेश्चन घुमाया हुआ, इसलिए क्या बहुत टफ एग्जाम दे रहे, बीपीएससी को मायने चीज नहीं होता है। तो गायन, ख्याल गायन, कुचिपुड़ी नृत्य या कथक नृत्य? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कथक नृत्य। ठीक है, अब कथक नृत्य कहाँ कहाँ है आपको कमेंट्स में आंसर बताना है। कर्नाटक का है या फिर उत्तर भारत भी आपको दे सकता है। ठीक है, इस प्रकार बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मल्लिका साराभाई को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? मल्लिका साराभाई को मतलब कौन सा प्राइज से, पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण, राष्ट्रपति पदक, संगीत मार्तंड या पद्म श्री? बच्चों इसका आंसर कमेंट में बताइए क्या होगा? तो पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया है। मल्लिका साराभाई को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्म भूषण से। अगला प्रश्न मित्रों, कि जब कोई स्वर एक सेमीटोन ऊंचा हो तो उसे क्या कहेंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब कोई स्वर एक सेमीटोन ऊंचा हो तो उसे क्या कहेंगे? ठीक है, फ्लैट या शार्प होगा? शार्प, टोन या सेमीटोन? बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा शार्प। बॉल जब ऊंचा रहेगा तो शार्प हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब कोई स्वर एक सेमीटोन ऊंचा होता है तो शार्प हो जाएगा, और यदि नीचा हो जाएगा तो फ्लैट मारेंगे। टिक और क्या मारेंगे? फ्लैट। नीचा यदि कह देगा तो फ्लैट है, और ऊंचा कहेगा तो क्या टिक और करेंगे? शार्प है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि पाश्चात्य संगीत में एक पूर्ण स्वर की दूरी को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है कि पाश्चात्य संगीत में एक पूर्ण स्वर की दूरी को क्या कहते हैं? टोन, सेमीटोन, फ्लैट या शार्प? बताइए मित्रों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा टोन। क्या बोलते हैं? टोन बोलते हैं। अगला प्रश्न मित्रों, पाश्चात्य संगीत में अर्ध स्वर की दूरी को क्या कहते हैं? पाश्चात्य संगीत में अर्ध स्वर की दूरी को क्या कहते हैं? टोन कहते हैं, सेमीटोन, फ्लैट या शार्प? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा आपको सेमीटोन। बॉल ठीक है, पाश्चात्य संगीत में अर्ध स्वर की दूरी को सेमीटोन कहते हैं। यही यदि आपको दे देगा कि पाश्चात्य संगीत में स्वर की दूरी को क्या कहते हैं तो टोन कहते हैं। स्वर की दूरी को सिर्फ टोन कहेंगे और अर्ध स्वर कह देगा तो सेमीटोन टिक आउट करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि पश्चिमी देशों की मुख्य स्वर लिपि पद्धति कौन सी है? पश्चिमी देशों की मुख्य स्वर लिपि पद्धति कौन सी है? सोल्फा, शिव, अष्टाप या न्यूमस?
बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अस्टाप। क्या हो जाएगा? अस्टाप मतलब सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। बच्चों इसका आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए। नचकरणबाज के खलीफा की उपाधि प्राप्त तबला वादक हैं। नचकरणबाज के खलीफा की उपाधि प्राप्त तबला वादक इनमें से कौन है? आबिद हुसैन खां, बीरू मिश्र, मोदू खां या आबिद हुसैन? तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों आपको मोदू खां, सी नंबर। क्या हो जाएगा? मोदू खां। अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए कि तबले के बनारस घराने के संस्थापक हैं। तबले के बनारस घराने के संस्थापक कौन है? शारदा सहाय, राम सहाय, जानकी सहाय या गौरी सहाय? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा राम सहाय। बॉल। क्या हो जाएगा? राम सहाय। अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए। उस्ताद अहमद जॉन थिरुकुआ के गुरु कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, इसका आप जरूर स्कोरिंग कीजिए, अर्थात सभी प्रश्न का स्कोरिंग करना अति आवश्यक है। उस्ताद अहमद जॉन थिरुकुआ के गुरु कौन थे? गामे खां, मुनीर खां, कादर बख्श या अमीर हुसैन? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको मुनीर खां। बॉल। क्या हो जाएगा? मुनीर खां। निम्नलिखित में से ध्रुवा की जाति को निर्दिष्ट कीजिए। मतलब इनमें से कौन सी जो है से ध्रुवा जाति की है? द्रुता, चपला, अपकृष्टा या फिर ये सभी? तो बच्चों इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अपकृष्टा, सी नंबर। ध्रुवा जाति के कौन है? तो अपकृष्टा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए। ठुमरी शैली की ख्याति प्राप्त गायिका कौन थी? ठुमरी शैली की ख्याति प्राप्त गायिका कौन थी? मतलब इसी में से आपको बताना है। गौहर जान, प्रभा अत्रे, लता ताई, हीराबाई या फिर सिर्फ लता ताई? तो बच्चों इसका बताइए आंसर क्या होगा? ठीक, गिरजा देवी का संबंध भी ठुमरी से है, ठीक कह रहे हैं, और तो इसका आंसर बताइए क्या आंसर होगा कि ठुमरी शैली की ख्याति प्राप्त गायिका कौन थी? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा लता ताई, डी नंबर। क्या हो जाएगा? लता ताई। अगला प्रश्न आपका है, ध्रुपद व टप्पा गायक गोपेश्वर बनर्जी किस प्रांत के थे? ध्रुपद व टप्पा गायक गोपेश्वर बनर्जी किस प्रांत के थे? बंगाल, काहिरा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? काहिरा तो वो इसी फालतू ऑप्शन दे दिया है, काहिरा मिस्र की राजधानी है। ऑप्शन से ही बच्चों छट जा रहा है आपका कि ध्रुपद व टप्पा गायक गोपेश्वर बनर्जी किस प्रांत के थे? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश के। कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के। आप ये नहीं समझिए कि टप्पा पंजाब का है तो पंजाब टिक आउट करना है। ठीक है। ध्रुपद व टप्पा गायक गोपेश्वर बनर्जी पूछा। गोपेश्वर बनर्जी का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश से। बहुत सारे व्यक्ति टप्पा समझ करके पंजाब टिक आउट कर करके आ जाएंगे। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संगीत का केंद्र स्थल किसे कहते हैं? भारतीय संगीत का केंद्र स्थल भारत के कौन सा शहर है? आगरा, बनारस, ग्वालियर या इलाहाबाद? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। सभी प्रश्न का कमेंट्स में आप आंसर दो जरूर दीजिए। इससे आपको फायदा यह है कि आपको स्कोरिंग पता चलेगा। किरीकट्टी लोक संगीत में प्रयुक्त डॉट है। किरीकट्टी लोक संगीत में प्रयुक्त गीतवाद, नृत्य, वाद्य या नाट्य? तो बच्चों इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा वाद्य, सी नंबर। क्या हो जाएगा? वाद्य। अगला प्रश्न मित्रों कि लाली, कुंजल, नरलंगू और समाधि स्थल किसके प्रकार हैं? लोक संगीत का, लोकवाद्य का, लोक नृत्य का या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? कमेंट्स में तुरंत आंसर दे दिया कीजिए। इसका हो जाएगा लोक संगीत। क्या हो जाएगा? लोक संगीत। अगला प्रश्न आपका है कि दक्षिण भारतीय वाद्य वृंद को कहते हैं। दक्षिण भारतीय वाद्य वृंद को कहते हैं नंदीवेलम, उड्डकू, अतोद या वाद्य वृंद? बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका कमेंट्स में आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा नंदीवेलम। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है और सभी प्रश्न का स्कोरिंग करना आपको आवश्यक है। कहाँ बोमन गीत किस जगह प्रचलित है? कहाँ वो बिंदु होगा। कहाँ बोमन गीत किस जगह प्रचलित है? मदुरा, रामानंद,
त्रिवेली या ये सभी, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। कुछ कुछ प्रश्न आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछेंगे जो अल्टरनेट तरीका से लगेगा। अगला प्रश्न आपका है, कर्नाटक ध्रुवा ताल का लक्षण है। कर्नाटक ध्रुवा ताल का लक्षण है 1101, 1011, 1100 या 101। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1100। 1100 कहने का मतलब है कि सी नंबर। ठीक है, ध्यान दीजिए कि तमिल संगीत में त्रितरम का मुख्यार्थ क्या है? एक ऑडो राग या एक स्वतंत्र राग या एक प्रकार का भक्ति परक भजन या डी में ताल के विभिन्न प्रकार। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 62 नंबर का। ध्यान दीजिए, एक प्रकार का भक्ति परक भजन है, सी नंबर। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि मध्यम ग्राम में कौन सा स्वर एक श्रुति नीचे होती है? मध्यम ग्राम में कौन सा स्वर एक श्रुति नीचे होती है? सा रे ग प। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? कमेंट्स में फटाफट आंसर दिया कीजिए। डी। डी कहने का मतलब है कि प। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों आपका, वीणा के तार पर सड़क से ऋषभ की दूरी कितनी है? वीणा के तार पर सड़क से ऋषभ की दूरी कितनी है? 2 इंच, 4 इंच, 34 इंच या 32 इंच। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 4 इंच। कहने का मतलब है कि बी नंबर। ठीक है, वीणा के तार पर सड़क के ऋषभ की दूरी कितनी है? तो 4 इंच। अगला प्रश्न बच्चों आपका कि पंचम की आंदोलन संख्या है। पंचम की आंदोलन संख्या है 240, 270, 320 या 360 है। बताइए बच्चों आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 320, मतलब सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर 320। पंचम की आंदोलन संख्या कितनी है? तो 320 है। अगला प्रश्न है कि नारनामक क्रिया एक है डॉट डॉट डॉट, पंचमात्य राग, निषादात्य राग, चैवदत्य राग या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब आपको कमेंट्स में आंसर देना है कि इसका शुद्ध आंसर क्या होगा। ठीक है, अगला प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए, प्राचीन समय में आलाप करने की विशेष विधि को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन समय में आलाप करने की विशेष विधि को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? स्वस्थान, सरगम, रागमाला या सादरा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको सरगम। क्या हो जाएगा? सरगम। कहने का मतलब है कि बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान दीजिए, प्राचीन ग्रंथ के अनुसार एक सप्तक में कितनी श्रुतियां होती हैं? यदि आप म्यूजिक टीचर का तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसका आंसर मालूम होना जरूर है। ठीक है, 20, 24, 22 और 21। इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? सी नंबर 22। कितना हो जाएगा? सभी प्रश्न का आप स्कोरिंग कीजिए। अब बहुत सारे वीडियो बच्चों अपलोड किए हुए हैं, सभी वीडियो को बार बार देखें। सभी वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो हो जाएगा इस प्रकार। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसके प्रयोग द्वारा सप्त तालों से 35 ताल उत्पन्न होते हैं? जाति भेदम, ग्रह भेदम, गति भेदम या श्रुति भेदम। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा जाति भेदम, एप्पल। क्या हो जाएगा? जाति भेदम। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, उठान का प्रयोग मुख्यतः किसके साथ होता है? उठान का प्रयोग मुख्यतः किसके साथ होता है? गायन के साथ, तंत्रवाद के साथ या फिर नृत्य? यहाँ पर होगा नृत्य। ठीक है, नृत्य के साथ या लोक संगीत के साथ है। तो बच्चों इसका आंसर नृत्य ही हो जाएगा, सी नंबर। क्या हो जाएगा? नृत्य के साथ। उठान का प्रयोग मुख्यतः किसके साथ होता है? तो नृत्य के साथ होता है। अगला प्रश्न है कि दाएं तबले में कितने घर होते हैं? दाएं तबले में कितने घर होते हैं? 8, 10, 12, 16। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका पूरा पूरी 1 दर्जन मतलब 12। दाएं तबले में कितने घर होते हैं? तो 12 आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका है, ताल काल क्रियानम किस ग्रंथ से है? अमरकोश से, संगीत दर्पण से, संगीत दर्पण तो लिखा गया है। डी में आपका संगीत रत्नाकर। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरकोश, एप्पल। क्या हो जाएगा? अमरकोश। अब आपको बताना है कि अमरकोश के लेखक कौन है। अमरकोश के बच्चों लेखक है अमर सिंह। कौन है? अमर सिंह। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिए,
इस संगीत रत्नाकर ग्रंथ को बुद्ध किस नाम से अभिहित करते थे? संगीत रत्नाकर ग्रंथ को बुद्ध किस नाम से अभिहित करते थे? अष्टाध्यायी, सप्ताध्यायी, पंचम अध्याय, द्विअध्यायी। तो बताइए संगीत रत्नाकर कितने अध्याय का है? इसमें क्वेश्चन है बच्चों, आंसर आपको छुपा हुआ। तो सप्ताध्यायी मतलब सी नंबर आंसर, सॉरी बी नंबर आंसर क्या है? सही है, ठीक है। सप्ताध्यायी कितना हो जाएगा? सप्ताध्यायी। अगला प्रश्न बच्चों आपका कि राधा गोविंद संगीतकार के लेखक कौन है? राधा गोविंद संगीत सार के लेखक कौन है? तो स्वामी माधव राव, स्वामी प्रताप सिंह, राजा तुलाजी राव और डी महाराजा मानसी। तो बच्चों इसका आंसर आप कमेंट्स में फटाफट बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी प्रताप सिंह। बोल क्या हो जाएगा? स्वामी प्रताप सिंह। अगला प्रश्न मित्रों आपका, किस ग्रंथ को पंचवेद भी कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए है। किस ग्रंथ को पंचवेद भी कहा जाता है? विदेशी, संगीत रत्नात्मक, चतुर्दंड प्रकाशिका या नाट्य शास्त्र? तो बच्चों का आंसर हो जाएगा नाट्य शास्त्र, डी नंबर, ठीक है। किस ग्रंथ को पंचवेद भी कहा जाता है? तो नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न बच्चों आपका कि स्वामी हरिदास जी का रचित ग्रंथ है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो स्वामी हरिदास साहब रचना किए हैं? तो ब्रज भैरव, संगीत ध्रुपद, केलीमल या रश्मि कुंज? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा रश्मि कुंज। क्या हो जाएगा? रश्मि कुंज। कहने का मतलब है आपका कि डी नंबर, क्या हो जाएगा? रश्मि कुंज, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि पद्म भूषण उपाधि प्राप्त तबला वादक कौन है? मतलब इनमें से कौन से ऐसे तबला वादक हैं जिनको पद्म भूषण प्राइज मिल चुका है? तो ठीक है, पंडित किशन महाराज, उस्ताद वाजिद हुसैन, उस्ताद अहमद जॉन थिरुकुआ या पंडित निखिल घोष? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा सी नंबर, उस्ताद अहमद जॉन थिरुकुआ। या फिर आपसे पूछ सकता है उस्ताद अहमद जॉन थिरुकुआ क्या बजाते हैं? तो तबला वादक हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पंडित गुदई महाराज का वास्तविक नाम क्या है? पंडित गुदई महाराज का वास्तविक नाम क्या है? कामता प्रसाद, समान प्रदा या शारदा प्रसाद या गुरदा मिश्र? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा शांता प्रसाद। शांता प्रसाद यहाँ पर होगा, शांता प्रसाद मतलब बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर बच्चों इसका आंसर क्या है? सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए। नाना पानसे का संबंध है, नाना पानसे का संबंध किस वाद्य से है? ढोलक से, तबले से, पखावत से या मृदंग से? ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों बताइए क्या होगा। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको देना अति आवश्यक है। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा पखावत से। मतलब नाना पानसे का संबंध किससे है? तो पखावत से है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप बच्चों ध्यान दीजिए बारीकी से। भट्ट नायक के रस संबंधित मत को क्या कहते हैं? भट्ट नायक के रस संबंधित मत को क्या कहते हैं? ठीक है, उत्पत्तिवाद, अनुकृतिवाद, मुक्तिवाद है, अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों आप कमेंट्स में फटाफट दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा अनुकृतिवाद। बॉल नंबर क्या हो जाएगा? अनुकृतिवाद। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, छायानोट पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, और इसका आंसर आपको जरूर देना है कि छायानोट एक प्रकार का पत्रिका है, भारत के किस राज्य से प्रकाशित होती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश। मतलब बॉल नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। प्राचीन काल में अनिवाद गान में भेद है। प्राचीन काल में अनिवाद गान के भेद हैं 2, 3, 4, 5। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तो फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2। मतलब एप्पल आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न बच्चों, सामगान के प्रकार है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको अंत में जरूर बताना है कमेंट कर करके कि आपका कितना आंसर सही हुआ। सामगान के प्रकार हैं तो 2, 3, 4, 5। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा सामगान के प्रकार 4 हैं। कितने हैं? 4, मतलब सी नंबर। सामगान के प्रकार कितने हैं? तो 4 हैं। अगला प्रश्न मित्रों,
कि पंचवेद किसे कहते हैं। क्वेश्चन रिपीट आपको हो गया है कि पंचवेद किसको कहते हैं, सामवेद को, नाट्यशास्त्र को, ऋग्वेद को या यजुर्वेद को। बताइए बच्चों आंसर क्या होगा। पंचवेद किसको बोलते हैं, तो नाट्यशास्त्र को कहते हैं। ठीक है। दक्षिण भारत में अति प्राचीन लय वाद्य कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, बारीकी से ध्यान दीजिए। दक्षिण भारत में अति प्राचीन लय वाद्य कौन सा है। त्रिपुक्ष, मृदंग, घटम, तानपुरा। तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन का आप कमेंट्स में आंसर जरूर दीजिए ताकि आपको 100% बच्चों याद हो जाए। ठीक है। और अपना स्कोरिंग लास्ट में ये भी बताइए कि आपका कितना नंबर आया। एल सुब्रमण्यम क्या बजाते थे। एल सुब्रमण्यम क्या बजाते थे। वायलिन, सितार, वीणा और तबला। ठीक है। वायलिन, सितार, वीणा और तबला। तो बच्चों इसका आंसर कमेंट्स में फटाफट बताइए क्या इसका आंसर होगा। एल सुब्रमण्यम क्या बजाते हैं, तो वायलिन बजाते हैं। क्या बजाते हैं, वायलिन। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, विल्लुपट्टू कहाँ का लोक संगीत है। विल्लुपट्टू कहाँ का लोक संगीत है। उत्तर भारत का, दक्षिण भारत का, चीन का और मिस्र का। बच्चों एक चीज आपको बता देते हैं कि चीन और मिस्र कोई काम का ऑप्शन नहीं है, या तो उत्तर भारत होगा या तो दक्षिण भारत होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दक्षिण भारत। क्या हो जाएगा, साउथ इंडियन का विल्लुपट्टू कहाँ का लोक संगीत है, तो दक्षिण भारत का, साउथ इंडियन का है। अगला प्रश्न पे मित्रों बारीकी से ध्यान दीजिए कि नंदी मेलम क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है एग्जाम के लिए कि नयनदी मेलम क्या है। वृंदवाद है, कुतुब है, वाद है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बच्चों आपका हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि वृंदवाद है। देखिए हमको आंसर बताने से पहले आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए ताकि आपका स्कोरिंग पता चलेगा कि कितना नंबर आपका आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि ग्रंथकारों ने मूर्छनाओं के कितने प्रकार का वर्णन किया है। ग्रंथकारों ने मूर्छनाओं के कितने प्रकार का वर्णन किया है। ए में आपका जो है 6 है, बी में आपका 3 है, सी में 4 है, डी में 5 है। अर्थात बच्चों कितना 4। 4 कहने का मतलब है कि सी नंबर। ग्रंथकारों ने कितनी मूर्छनाओं का वर्णन किया है, तो 4 नंबर। ठीक है, 4 है। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों आपका मध्यम ग्राम का दैवत कितनी श्रुतियों का होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। इसी तरीका के प्रश्न में फंसने का चांस सबसे ज्यादा है। मध्यम ग्राम का दैवत कितनी श्रुतियों का होता है, 3, 4, 5, 2। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा 4, मतलब बॉल। ठीक है। मध्यम ग्राम का दैवत कितनी श्रुतियों का होता है, तो 4 होता है। अगला प्रश्न मित्रों षडज ग्राम के पंचम स्वर की कितनी श्रुतियां होती है। बताइए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। षडज ग्राम के पंचम स्वर की कितनी श्रुतियां होती है। तो बच्चों इसका आंसर है 4, 3, 5 और 2। बताइए क्या आंसर होगा। कमेंट्स में फटाफट आप आंसर दे दिया कीजिए। 4 होगा। षडज ग्राम के पंचम स्वर की कितनी श्रुतियां होती है, तो 4 होती है। अगला प्रश्न है कि मध्यम ग्राम के पंचम स्वर कितनी श्रुतियां होती है। मध्यम ग्राम के पंचम स्वर की कितनी श्रुतियां होती है, 4, 5, 6, 3। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा। लगातार आप सभी प्रश्नों का आंसर दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, मतलब एप्पल। क्या हो जाएगा, एप्पल। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों मध्यम ग्राम का पंचम स्वर कौन सी श्रुति पर व्यवस्थापित है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। मध्यम ग्राम का पंचम स्वर कौन सी श्रुति पर व्यवस्थापित है, 12, 17, 16, 10। तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा 16। और श्रृंगार कितने होते हैं, तो 16 होते हैं। संस्कार कितने होते हैं, तो 16 होते हैं। मतलब इसका आंसर बच्चों क्या है, सी नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न पे बच्चों ध्यान दीजिएगा। सवारी ताल में ताली खाली की संख्या है। मतलब सवारी ताल में कितनी ताली होता है और कितनी खाली होती है। तो बच्चों इसका आंसर आप कमेंट्स में बताइए। तो इसका आंसर है बॉल। बॉल कहने का मतलब है कि 3 ताली और 1 खाली। ठीक है, 3 ताली और 1 खाली। अगला प्रश्न बच्चों कि मत कोकिला एक प्राचीन है। मत कोकिला एक प्राचीन है, क्या है। वेणु है कि बीना है
कि ख्याल होगा, ख्याल है कि ढोल है? तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बीना। ठीक है, मत कोकिला प्रकार का क्या है? तो बीना है, मतलब बी नंबर। अगला प्रश्न है, शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसुरा और साधारणी किसके भेद हैं? किसके भेद हैं? राग का, कि ध्रुपद का, कि जाति का, या श्रुति का? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको जाति का। किसके हैं भेद? जाति का। शुद्धा क्या है? तो जाति है। भिन्न क्या है? भिन्ना क्या है? तो जाति है। गौड़ी क्या है? तो जाति है। बेसुरा क्या है? तो जाति है। और साधारणी क्या है? तो जाति है। मतलब टोटल 5। अगला प्रश्न है आपका, मतंग ने पूर्व जातियों के कितने भेद प्रचलित थे? मतंग से पूर्व जातियों के कितने भेद प्रचलित हैं? 7, 2, 5, 9। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। कमेंट्स में फटाफट आप आंसर दिया कीजिए, इससे आपको पता चलेगा कि आपका कितना स्कोरिंग सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5, मतलब सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों आपका कि सर्वप्रथम संगीत के साहित्य में राग शब्द का प्रयोग किस विद्वान द्वारा किया गया? सर्वप्रथम संगीत के साहित्य में राग शब्द का प्रयोग किस विद्वान द्वारा किया गया? भरत साहब द्वारा, मतंग, लोचन, या दत्तिल साहब? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा मतंग ऋषि, मतंग साहब। ठीक है, अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि भारत का काल कब माना जाता है? भारत का काल कब माना जाता है? 5वीं शताब्दी, 4वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 3री शताब्दी? तो इसका आंसर बच्चों कमेंट्स में फटाफट दिया कीजिए। भारत का काल कब माना जाता है? भारत मतलब किस काल से संबंधित है? तो 4वीं शताब्दी, मतलब बोल नंबर मित्रों इसका आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, सितार के साथ सुरबहार के भी वादक थे, इनमें से कौन से ऐसे कलाकार हैं जो सितार के साथ साथ सुरबहार भी बजाया करते थे? बताइए बच्चों आंसर क्या होगा। पंडित रविशंकर, पंडित निखिल बनर्जी, उस्ताद रईस खान, उस्ताद इमरत खान? तो इसका आंसर बच्चों कमेंट्स में आप जरूर दिया कीजिए। हो जाएगा इसका सी नंबर, मतलब उस्ताद रईस खान। सितार के साथ साथ क्या बजाते थे? तो सुरबहार बजाते थे, तो रईस खान। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों आपका, तबला एवं पखावज दोनों में महारत प्राप्त थी, मतलब कौन से ऐसे कलाकार हैं जो तबला भी और पखावज दोनों में एक कुशल कलाकार थे, महारथी प्राप्त किए हुए थे? घनश्याम दास, पुरुषोत्तम दास, पागल दास, प्रेम वल्लभ है? तो इसका बच्चों आपका कमेंट्स में आंसर होगा, बताइए क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर है मित्रों आपका प्रेम वल्लभ डॉग। क्या है? प्रेम वल्लभ है। देखिए कुछ समय गैपिंग हम इसीलिए छोड़ते हैं ताकि आप आंसर सही तरीका से दे दिया कीजिए। अगला प्रश्न मित्रों, उतन खां किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है? उतन खां किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है? तबला, पखावज, ढोलक या नगाड़ा? मतलब नगाड़ा से ज्यादा समझिए, तबला, पखावज, ढोलक या नगाड़ा? या तो इसका आंसर बच्चों आपका हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि तबला। उतन खां किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध है? तो तबला वादक हैं। अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा कि ओरिजिन एंड फंक्शन ऑफ म्यूजिक नामक निबंध किसने लिखा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों कि ओरिजिन एंड फंक्शन ऑफ म्यूजिक नामक निबंध किसने लिखा है? सर विलियम जोन्स, एडमंड स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर या एडवर्ड थॉमसन? तो बच्चों इसका आंसर अब कमेंट्स में फटाफट दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब हर्बर्ट स्पेंसर। अगला प्रश्न है कि ललित कलाओं की संख्या है, ललित कलाओं की संख्या है 7, 5, 9, 2? ललित कलाओं की संख्या कितनी है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको 5। कितनी है? 5 कहने का मतलब है कि बी नंबर। ललित कलाओं की संख्या कितनी है? तो 5 है। प्रत्येक क्वेश्चन को बच्चों स्कोरिंग कीजिए और लास्ट में जरूर बताइए कि आपका आंसर कितना सही हुआ। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार कला का प्रधान गुण है? सौंदर्य शास्त्र के अनुसार कला का
प्रधान गुण है स्वर, रस, भाव या सौंदर्य? तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा बताइए, फटाफट अब कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। इसका हो जाएगा रस, हो जाएगा बॉल। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार कला का प्रधान गुण कौन है? तो रस है। अगला प्रश्न आपका है कि आनंद का आधार डॉट 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 है। आनंद का आधार है कला से कि संगीत से कि मूर्ति से कि सौंदर्य से? बताइए आनंद का आधार मतलब बेस क्या है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको सौंदर्य से। ठीक है, किसी भी वस्तु को उसकी सुंदरता देखने से हमको आनंद की अनुभूति होती है। किसी भी वस्तु या व्यक्ति की सुंदरता देखने से हमको किसकी अनुभूति होती है? आनंद की। इसलिए आनंद का मुख्य आधार क्या हो गया? सौंदर्य हो गया। अगला प्रश्न बच्चों कि कला रूप है तो सौंदर्य उसका डॉट 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 क्या है? मतलब कला रूप है तो सौंदर्य क्या है? संगीत है, स्वर है, प्राण है या श्रुति है? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा प्राण है। कला रूप है तो सौंदर्य क्या है? प्राण है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपका कि पाश्चात्य विद्वानों ने सौंदर्य बोध को एस्थेटिक्स सेंस कहा है, उसे भारतीय चिंतकों ने कहा है। सौंदर्य का चिंतन, ब्रह्मानंद, नाद बोध या स्वर बोध है? बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, सभी के सभी प्रश्न आपको एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्न लाए गए हैं। अतः इसका आंसर बच्चों हो जाएगा बॉल, मतलब ब्रह्मानंद, ए बॉल। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपका कि नारदीय शिक्षा डॉट 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 आदि का विवेचना है। नारदीय शिक्षा आदि का विवेचना है स्वर में, ग्राम में, राग में, तान में, क्या ये सभी? तो बच्चों इसका आंसर अब कमेंट से बताइए कि नारदीय शिक्षा डॉट डॉट आदि की विवेचना किस में मिलती है? तो स्वर में मिलती है, ग्राम में भी, राग में भी, तान में भी। अर्थात कहने का मतलब है कि ये सभी सही है, डी नंबर। ठीक है, स्कोरिंग फटाफट क्या कीजिए। वैदिक परंपरा के अनुसार कितने सवन माने गए हैं? वैदिक परंपरा के अनुसार कितने सवन माने गए हैं? 7, 2, 3, 10। तो बच्चों इसका आंसर अब बताइए क्या होगा? 7, 2, 3, 10 है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। कितने सवन माने गए हैं? 3। मतलब वैदिक परंपरा के अनुसार कितने सवन माने गए हैं? तो 3 माने गए हैं। अगला प्रश्न आपका है ऊर, कंठ और शिरस स्थानों से उद्धत होने वाले स्वर को कहते हैं? सवन कहते हैं, गायन, मध्यस्थ या ये सभी? तो बच्चों कमेंट्स में इसका आंसर दीजिए कि क्या होगा, क्योंकि आपका स्कोरिंग ही एग्जाम में काम आएगा और आपके एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए ही इस तरीका के प्रश्न लाए गए हैं। ठीक है, ऊर, कंठ और शिरस स्थानों से उद्धत होने वाले स्वर को क्या कहते हैं? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सवन कहते हैं, ये पल। ठीक है, अगला प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए। शिक्षा ग्रंथों की कितनी शाखाएं हैं? शिक्षा ग्रंथों की कितनी शाखाएं हैं? 4, 2, 5, 3। 4, 2, 5, 3। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 4। 4 कहने का मतलब है कि एप्पल। ठीक है, शिक्षा ग्रंथों की कितनी शाखाएं हैं? तो 4 शाखाएं हैं। वह, वैरूप, वैराज इत्यादि साम के अनेक भेद किस समय प्रचलित हैं? वह, वेरूप, वैराज इत्यादि साम के अनेक भेद कितने समय में प्रचलित, किस समय में प्रचलित है? सूत्र साहित्य, जातक साहित्य, उपनिषद या शिक्षा ग्रंथ? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सूत्र साहित्य, एप्पल। क्या हो जाएगा? सूत्र साहित्य। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1950 में अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में पंडित अनोखे लाल को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? जादूगर, संगत रत्न, तबला सम्राट या संगत साधक है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको संगत रत्न, बॉल। क्या हो जाएगा? संगत रत्न। ठीक है, बारीकी से सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए और अंतिम में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ। निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस विद्वान को पद्म श्री की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है? अर्थात इनमें से कौन से ऐसे विद्वान हैं जिनको पद्म श्री पुरस्कार मिल चुका है? पंडित रघुनाथ पनिग्रा, लता मंगेशकर, केजी सुब्रह्मण्यम या रघुनाथ महापात्र? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा
पंडित रघुनाथ महापात्र एप्पल, पंडित रघुनाथ महापात्र। अगला प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए, एक वहीमुद्दीन डागर को किस उपाधि से नवाजा गया? एफ वहीदुद्दीन डागर को किस उपाधि से नवाजा गया? पद्म भूषण, संगीतज्ञों का संगीतज्ञ, पद्म श्री या भारत रत्न? तो इसका आंसर हो जाएगा संगीत पद्म श्री से, सी नंबर। ठीक है, एफ वहीदुद्दीन डागर को कौन सी प्राइज मिल चुका है? तो पद्म श्री। अगला प्रश्न आपका है, लिथोफोन किससे निर्मित वाद्य है? लिथोफोन किससे निर्मित वाद्य है? तंत्र से कि काष्ठ से कि धातु से कि पत्थर से? बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको धातु से, कैट। क्या हो जाएगा? धातु से। लिथोफोन किससे निर्मित है? तो धातु से। बच्चों इसका आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न आपका है, मिड के लिए पाश्चात्य संगीत में क्या नाम है? मिड के लिए पाश्चात्य संगीत में क्या नाम है? रेस्ट, असलर, पाज या क्लैप है? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा असलर, बॉल। क्या हो जाएगा? असलर। नेक्स्ट प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि पाश्चात्य संगीत में अष्टाप नोटेशन में मध्य सप्तक को दर्शाने के लिए कौन सा क्लेफ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। बास क्लैप, अल्टो क्लैप, टेनर क्लैप या ट्रेबल क्लैप है? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा एप्पल, मतलब बास क्लैप है। अगला प्रश्न मित्रों कि पंडित टीडी जानोरीकर किस घराने से जुड़े हैं? पंडित टीडी जानोरीकर किस घराने से जुड़े हैं? किराना घराना, पटियाला घराना, भिंडी बाजार घराना, जयपुर घराना? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा भिंडी बाजार घराना, सी नंबर, भिंडी बाजार घराना। पंडित टीडी जानोरीकर किस घराने से संबंधित हैं? तो भिंडी बाजार घराना। अगला प्रश्न बच्चों, उडकू बाघ किस जगह के लोक संगीत में प्रचलित हैं? उडकू बाघ किस जगह के लोक संगीत में प्रचलित है? भोजपुरी, राजधानी, दक्षिणी भारत, उत्तर भारत है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कैट, दक्षिणी भारत है। कौन सा भारत हो जाएगा? दक्षिणी भारत, साउथ इंडियन। अगला प्रश्न मित्रों कि दक्षिण भारत के किस संगीतज्ञ ने लोक धुनों को खुले रंगमंच पर नाट्य में अमर करके दिव्य कीर्तन व उत्सव संप्रदाय कीर्तन का प्रचार किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी तरीका का प्रश्न घुमाकर पूछने की चांस ज्यादा है। श्याम शास्त्री, त्यागराज, पुरंदरदास या फिर रविंद्रनाथ थली? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा पुरंदरदास, सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए कि त्रिपुट ताल का लक्षण है। त्रिपुट ताल का लक्षण है 110, 101, 100 या 10? तो बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा, कमेंट्स में फटाफट बताया कीजिए कि त्रिपुट ताल का लक्षण कितने हैं? तो 100। 100 कहने का मतलब है कि सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपका, पंडित साजन मिश्र ने विदेश में संगीत कार्यक्रम कब और कहां दिया? पंडित राजन मिश्र और साजन मिश्र ने विदेश में संगीत कार्यक्रम कब और कहां दिया? तो 1978 अमेरिका, 1978 श्रीलंका, 1978 इंडोनेशिया, 1978 फ्रांस। तो बच्चों इसका कमेंट्स में अब तक आंसर आपको दे देना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 1978 श्रीलंका, बॉल। ठीक है, 1978 श्रीलंका। अगला प्रश्न है, उस्ताद बहरे वहीद खां का संबंध किस घराने से था? उस्ताद बहरे वहीद खां का संबंध किस घराने से था? सेनिया घराना, किराना घराना, ग्वालियर घराना या आगरा घराना? बताइए मित्रों इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर हो जाए किराना घराना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था आपका और सभी प्रश्न का स्कोरिंग जरूर करिए। उस्ताद कादर बख्श का घराना है, उस्ताद कादर बख्श का घराना है दिल्ली, पंडित जाब, लखनऊ या बनारस है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, बहुत ही अल्टर नाम है, आप समझ सकते हैं कि इसमें से चारों में से कौन अल्टर नाम है। तो इसका हो जाएगा बच्चों बॉल, मतलब पंडित जाब, बॉल। ठीक है, उस्ताद कादर बख्श का घराना कौन सा है? तो पंडित जाब है।
अगला प्रश्न मित्रों कि बाएं तबले पर आज भी परंपरा के नाम पर आटा कहाँ लगाया जाता है। ठीक है, बाएं तबले पर आज भी परंपरा के नाम पर आटा माने खाने वाला आटा कहाँ लगाया जाता है। दिल्ली में, पंडित जाब, लखनऊ या बनारस है। तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, मतलब सॉरी दिल्ली नहीं होगा, बॉल है, पंडित जाब बॉल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपका कि किन्हीं दो स्वरों की दूरी को क्या कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। किन्हीं दो स्वरों की दूरी को क्या कहते हैं। गमक कहते हैं कि स्केल कहते हैं कि स्वर अंतर कहते हैं कि मूर्खी कहते हैं। बताइए बच्चों आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर मित्रों आपको हो जाएगा, बारीकी से ध्यान दीजिएगा, गमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गमक। बार बार हम कह रहे हैं कि कमेंट्स में आंसर फटाफट दिया कीजिए। किन्हीं दो स्वरों की दूरी को क्या कहते हैं, तो गमक कहते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, संस्कृत ग्रंथों में अप्राप्त गमक का नाम बताइए। संस्कृत ग्रंथों में अप्राप्त गमक का नाम बताइए। कन, मूर्खी, तिरिप या स्फुरित। तो बच्चों इसका आंसर आप कमेंट्स में जब तक दे दिया कीजिए। हो जाएगा मूर्खी। क्या हो जाएगा, मूर्खी मतलब बॉल। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपका कि गौड़ी गीति को ठुमरी नाम किस काल में प्राप्त हुआ। गौड़ी गीति को ठुमरी नाम किस काल में प्राप्त हुआ। मतंग काल में, आधुनिक काल में, मुगल काल में, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर आप बताइए कमेंट्स में क्या होगा। इसका आंसर आपको हो जाएगा मतंग काल में। एप्पल। क्या हो जाएगा, मतंग काल। सारंग देव की शुद्ध नाम गीति के किस गायन शैली का जन्म हुआ। सारंग देव की शुद्ध नाम गीति से किस गायन शैली का जन्म हुआ। धमार, ठुमरी, ध्रुपद या टप्पा। तो टप्पा और ठुमरी तो होगा नहीं, जब भी होगा तो धमार या ध्रुपद होगा। तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर टप्पा ही सही है, डी। ठीक है, इसी तरीके से आपको माइंड में बार बार कंफ्यूज पैदा होगा कि ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। तो बारीकी से आपको ध्यान देना है कि सारंग देव की शुद्ध नाम गीति से किस गायन शैली का जन्म हुआ। तो टप्पा का ही क्या हुआ है, जन्म हुआ है। तो अगला प्रश्न बच्चों आपका है कि गोपुछ किसका प्रकार है। गोपुछ किसका प्रकार है। ठीक है, प्रबल का, अनु का, आलापन का या यति का। तो बताइए मित्रों इसका आंसर क्या होगा। फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो इसका बच्चों शुद्ध आंसर हो जाएगा आलाप। ना नहीं होगा, आलाप का मतलब सी, अ, ला और प। ठीक है, गोपुछ किसका प्रकार है, तो आलाप का है। अगला प्रश्न आपका है प्राचीन तमिल संगीत का शुद्ध सरगम। प्राचीन तमिल संगीत का शुद्ध सरगम इनमें से कौन है। ठीक है, कनकांगी, माया मालव गौला, सी में आपका है हरिकाम भोजी और डी में आपका है धीर शंकराभरणम। तो बच्चों 50 का आपको आंसर हो जाएगा धीर शंकराभरणम, डी नंबर। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन भी इसका बहुत ही क्रिटिकल था, इसलिए इसको बारीकी से बच्चों याद कर लीजिएगा कि प्राचीन तमिल संगीत का शुद्ध सरगम क्या है, तो धीर शंकराभरणम। अगला प्रश्न बच्चों आपका क्रम अनुसार लिखिए। मतलब क्रम अनुसार लिखिए, मतलब कौन सा ऐसा इसमें से ऑप्शन है जो क्रम अनुसार सही सजाया गया है। इसका बच्चों कुछ समय दे रहे हैं आपको, कमेंट्स में तत्काल आंसर लिखकर सोच समझ कर इसको बनाइए कि क्रम अनुसार लिखिए। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा श्री, भू, वो और म, मतलब एप्पल। अगला प्रश्न बच्चों ध्यान दीजिएगा, अरुदी को कहा जाता है। अरुदी को मतलब क्या कहा जाता है, एडुप्पू, पदगर्भम, अतीत या अनागत। तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपको अनागत, डी नंबर। क्या हो जाएगा, अनागत। अगला प्रश्न है पद वर्ण के निम्नलिखित अंग में भी साहित्य सम्मिलित है। पद वर्ण के निम्नलिखित अंग में भी साहित्य सम्मिलित है। पल्लवी, अनुपल्लवी, चिष्ट स्तर या चरणम। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा पल्लवी, मतलब एप्पल। ठीक है, फटाफट बच्चों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए।
अनुबंधन किससे जुड़ा है? अनुबंधन किससे जुड़ा है? कीर्तन से, प्रबंध से, पंचरत्न से या वर्णम से? तो बच्चों इसका आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए क्या आंसर होगा, और ये भी बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो बच्चों अनुबंध किससे जुड़ा है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कीर्तन से। एप्पल किससे जुड़ा हुआ है? कीर्तन से। अगला प्रश्न है, श्रुतियां का परस्पर अंतराल स्वरों के अंतराल की अपेक्षा है। श्रुतियां का परस्पर अंतराल स्वरों के अंतराल की अपेक्षा है। कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। और बताना है कि बराबर की पहाड़ी बिहार के किस जिला में है? बराबर की पहाड़ी बिहार के किस जिला में है? कमेंट्स में आपको आंसर देना है। सिहेंद्र मध्यम राग के चक्र का नाम क्या था? सिहेंद्र मध्यम राग के चक्र का नाम क्या था? ऋषि, दिशि, आदित्य या नेत्र? बच्चों फटाफट आंसर आप कमेंट्स में दिया कीजिए। तो इसका आंसर मित्रों आपको हो जाएगा ऋषि, मतलब एप्पल। सिहेंद्र मध्यम राग के चक्र का क्या नाम है? तो ऋषि नाम है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि विल हरि एक है। विल हरि एक डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इसका बच्चों डायरेक्ट में आप आंसर दिया कीजिए, क्योंकि कुछ समय आपको गैपिंग हम छोड़, उतना में आप बताइए कि क्या आंसर होगा। विल हरि एक है, तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा अन्य स्वर भाषांग राग है। अन्य स्वर भाषांग राग है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि केदारम एक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी तरीका का प्रश्न पूछने का चांस ज्यादा है जो आपको कंफ्यूज पैदा करे। केदारम एक है, आरोहण वक्र राग, अवरोह वक्र राग या उभय वक्र राग या साडव, यहाँ पर होगा साडव साडव राग। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा आरोह वक्र राग, बॉल। क्या हो जाएगा? बॉल। केदारम एक है तो आरोह वक्र राग है। अगला प्रश्न आपका है कि मंदारी डॉट 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 का जन्य राग है। मंदारी डॉट 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 का जन्य राग है। 63वां मेल करता, 65वां मेल करता, 51 मेल करता है, 45 मेल करता। तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब 51 मेल करता। अगला प्रश्न बच्चों आपका कि धीतरान का रा किस उंगली से बजता है? धीतरान का रा किस उंगली से बजता है? तर्जनी से, मध्यमा से, अनामिका से या कनिष्ठा से? तो इसका आंसर बच्चों कमेंट्स में फटाफट दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी। डी कहने का मतलब है कि कनिष्का से। अगला प्रश्न आपका है कि जल तरंग एक है, मतलब जल तरंग कैसा वाद्य है? तत्वाद है कि अवनद्धवाद है कि घनवाद है कि सुशीलवाद है? बच्चों इसका कमेंट्स में आप जरूर आंसर दीजिए कि जल तरंग एक है। तो इसको हम आपको कमेंट्स में आंसर देने के लिए छोड़ रहे हैं। इसका आंसर बच्चों आप जरूर सूचित कीजिए कि क्या आपका इसका आंसर आया है। कमेंट से फट से इसका लिख दीजिए, टाइपिंग करके इसका लिखना है कि जल तरंग एक है। आपको बता देते हैं कि जल तरंग जो बना होता है चीनी मिट्टी का बना होता है। किसका बना होता है? चीनी मिट्टी का बना होता है। अगला प्रश्न बच्चों आपका समूह कृति नवरत्न मालिका की रचना किसने की? समूह कृति नवरत्न मालिका की रचना किसने की? त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार, श्याम शास्त्री या बीना कुपैयर? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा एप्पल, त्यागराज साहब। ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा कि त्रिमूर्ति का संबंध किससे है? तो त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्याम शास्त्री, इन तीनों को मिलकर क्या बोला जाता है? त्रिमूर्ति बोला जाता है। याद आपको रखना, ठीक है। अगला त्रिमूर्ति का संबंध किस शहर से था? तो तंजौर से था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि तबले पर दिल्ली और पूरब पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों आपका है कि तबले पर दिल्ली और पूरब पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर हम क्लास लेते समय बता चुके हैं। ऐसे करीब करीब अधिक प्रश्नों का आंसर हम बता चुके हैं। इसका आंसर हो जाए बच्चों सत्यनारायण वरिष्ठ, मतलब सी नंबर, सत्यनारायण वरिष्ठ। अगला प्रश्न है
संगीत रत्नाकर के तृतीय अध्याय का शीर्षक है? मतलब संगीत रत्नाकर के 7 अध्याय हैं, उसमें तृतीय अध्याय का शीर्षक मतलब हेडिंग क्या है? प्रकीर्णन अध्याय, प्रबंध अध्याय, राग विवेक अध्याय या नर्तन अध्याय? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको एप्पल, मतलब प्रकीर्णन अध्याय। संगीत रत्नाकर के तृतीय अध्याय का शीर्षक है तो प्रकीर्णन अध्याय। अगला प्रश्न है कि संगीत रत्नाकर के प्रकीर्णन अध्याय में कितने काकू प्रकारों का उल्लेख मिलता है? ठीक बच्चों, संगीत रत्नाकर के प्रकीर्णन अध्याय में कितने काकू प्रकारों का उल्लेख मिलता है? 10, 8, 3, 4? बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 10। कितने वर्णन मिलते हैं? 10 काकू प्रकार का उल्लेख मिलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि म्यूजिक ऑफ इंडिया ग्रंथ की रचना किसने की? म्यूजिक ऑफ इंडिया ग्रंथ की रचना किसने की? बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। तो ए में बच्चों आपका ऑप्शन है एस.एम. टैगोर, बी में आपको है कैप्टन बिलियर्ड और सी में है विलियम जोन्स और डी में है आपका D.R. विडेस। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा एप्पल, एम.एस. टैगोर। म्यूजिक ऑफ इंडिया ग्रंथ के लेखक कौन है? तो एम.एस. टैगोर। और म्यूजिक इज माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? म्यूजिक इज माई लाइफ पुस्तक के लेखक आपको कमेंट्स में आंसर देना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि क्षेत्रय प्रसिद्ध किसके लिए है? क्षेत्रय प्रसिद्ध किसके लिए है? तेलुगु पदों के लिए, तिलानों के लिए, वर्णों के लिए या जावलियों के लिए? तो बच्चों इसका हो जाएगा आपको तिलानों के लिए। बॉल इसका आंसर क्या है? सही है। सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए और स्कोरिंग करने की कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक प्रश्नों का आंसर हम दें। निम्नलिखित में से किसके भजनों का सामूहिक नाम त्योहारय रखा गया है? ठीक है, तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? अरुण गिरनायर मणिकांत चक्कर का, बी में आपका है अंडाल सुंदरम बाल का, सी में है तिरु ज्ञान सबंदर इलंकुलोटी का, या डी या फिर डी में बताइए। बहुत बड़ा इसका ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर बच्चों आपका हो जाएगा, बताइए क्या होगा? बी नंबर। बी कहने का मतलब है कि अंडाल सुंदरम बाल। ठीक है, अंडाल सुंदरम बाल। निम्नलिखित में से किसके भजनों का सामूहिक नाम त्योराय रखा गया है? तो अंडाल सुंदरम बाल का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिएगा कि देवरनामा किसके द्वारा रचित किए गए हैं? मतलब देवरनामा पुस्तक ग्रंथ है, उसको किसने लिखा? तो मुथु स्वामी दीक्षितार, पुरंदर दास, श्याम शास्त्री या स्वाति तिरुनाल? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा मुथु स्वामी दीक्षितार, एप्पल। क्या हो जाएगा? देवरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुथु स्वामी दीक्षितार। अगला प्रश्न बच्चों आपका है मेवाड़ और श्रीनाथ जी के मंदिर में शास्त्रीय गायन प्रस्तुत करने का सम्मान किसे मिला है? पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जसराज, पंडित वकारनाथ ठाकुर या डी में है पंडित रसिक लाल अंधरिया? तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है और जो इसका आंसर जो व्यक्ति हैं वो बहुत ही हाईलाइटेड व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित भीमसेन जोशी, एप्पल। क्या हो जाएगा? पंडित भीमसेन जोशी। मेवाड़ और श्रीनाथ जी के मंदिर में शास्त्रीय गायन प्रस्तुत करने का सम्मान किसे मिला? तो पंडित भीमसेन जोशी का। अगला प्रश्न आपका है कि कव्वाली के पिता किसे कहा जाता है? बताइए क्या आंसर होगा? इसका आंसर आपको देना अति आवश्यक है कि कव्वाली के पिता किसे कहा जाता है? मियां तानसेन, अमीर खुसरो, सदारंग या अदारंग? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा अमीर खुसरो साहब। कव्वाली का जनक कौन है? तो अमीर खुसरो साहब है। अगला प्रश्न आपका है रस सिद्धांत का संबंध किससे है? रस सिद्धांत का संबंध किससे है? पंडित राज जगन्नाथ से, वामगर्टन से, बी.एन. भारतखंडे साहब या हिगल से? तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब बी.एन. भारतखंडे। रस सिद्धांत का संबंध किससे है? तो बी.एन. भारतखंडे साहब से। अगला प्रश्न बच्चों आपका संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भावों की संख्या कितनी है? 23, 13, 33, 43?
तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो 13 है। ठीक है मित्रों, मतलब बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका कि सामगान का प्रथम स्वर किस लौकिक स्वर से साम्य है। सामगान का प्रथम स्वर किस लौकिक स्वर का साम्य है, स रे ग म। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि स से। अगला प्रश्न मित्रों, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन हैं। डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, डॉक्टर इंद्राणी चक्रवर्ती, डॉक्टर पूर्णिमा पांडे या श्री कृष्ण नारायण रत्नांजकर। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर, मतलब श्री कृष्ण नारायण रत्नांजकर। अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश में स्थापित संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है। मध्य प्रदेश में स्थापित संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है, तो भारत खंडे विश्वविद्यालय गलत है, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय, राजा मानसिंह विश्वविद्यालय या जीवाजी विश्वविद्यालय। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर, मतलब जीवाजी विश्वविद्यालय। मध्य प्रदेश में स्थापित संगीत महाविद्यालय कौन है, तो जीवाजी विश्वविद्यालय। ठीक है मित्रों, इसके बाद अगला आपका प्रश्न है भारत द्वारा वर्णित गीतियों की संख्या है, मतलब भारत साहब ने गीतियों की संख्या कितनी बताई है, 3, 4, 5, 6। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा 4। गीतियों की संख्या कितनी बताए हैं, 4। भारत साहब द्वारा कितनी गीतियों संख्याओं को वर्णन किया गया है, तो 4 गीतियों का। अगला प्रश्न है कि पत्थर पर नक्शित संगीत है, पत्थर पर नकाशित संगीत है, तिरुत्तनी, बिम्बेरका, कुड़ी मियामले या खजुराहो। तो बच्चों इसका आंसर आप कमेंट्स में फट से बता दिया कीजिए। इसका आंसर मित्रों हो जाएगा आपको खजुराहो, डी नंबर। ठीक है, पत्थर पर नक्शित संगीत कौन है, तो खजुराहो। अगला प्रश्न बच्चों आपका कि कर्नाटक ताल पद्धति की त्रिपुट ताल किस प्रकार लिखी जाती है। कर्नाटक ताल पद्धति की त्रिपुट ताल किस प्रकार लिखी जाती है, पूरा पूरी 100 एप्पल। ठीक है, मैंने दोनों एक ही है, परंतु ये पहला का मान्यता ज्यादा बच्चों दिया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका षडज ग्राम की कितनी मूर्छनाएं वर्णित हैं। षडज ग्राम की कितनी मूर्छनाएं वर्णित है, 4, 5, 3, 7। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका SW के रूप में है। इसका आंसर आपको कमेंट से बच्चों 100% बताना है कि षडज ग्राम की कितनी मूर्छनाएं वर्णित है। यदि आप बीपीएससी म्यूजिक टीचर की तैयारी कर रहे हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो इसका आंसर आपको याद होना अति आवश्यक है। सितार एंड इट्स टेक्निक्स पुस्तक के रचयिता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि सितार एंड इट्स टेक्निक्स पुस्तक के रचयिता कौन है। पंडित रविशंकर साहब, पंडित देवव्रत चौधरी, हलीम जाफर खां या विलायत हुसैन खां। इसके बच्चों कमेंट्स में आप तुरंत आंसर डिनोट कीजिए क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा बॉल। बॉल कहने के मतलब है आपका कि पंडित देवव्रत चौधरी। सितार एंड इट्स टेक्निक्स पुस्तक के रचयिता कौन है, तो पंडित देवव्रत चौधरी। अगला प्रश्न आपका है कि प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन के पिता कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन साहब के पिता कौन थे। अल्लाह रखा खान, रविशंकर, नरसिंह शाह या फिर हंसू खात। इसका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा। कमेंट्स में फटाफट आप आंसर दिया कीजिए। अल्लाह रखा खां इनके क्या थे, पिता थे। ठीक है, जाकिर हुसैन साहब के पिता कौन थे, अल्लाह रखा खां थे। इनका जन्म हुआ था जाकिर हुसैन साहब को 1951 में। ठीक है, 9 मार्च 1951 इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली। अगला प्रश्न बच्चों ध्यान दीजिएगा कि अल्लाह रखा खां किस घराने से संबंधित थे। अल्लाह रखा खां किस घराने से संबंधित हैं, बताइए मित्रों इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बच्चों बनारस घराना, पंजाब घराना, पटियाला घराना या रामपुर घराना। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा पंजाब घराना। ठीक है, अल्लाह रखा खां का संबंध किस घराने से था, तो पंजाब घराना से। अगला प्रश्न पे मित्रों ध्यान दीजिएगा
चाटी का बाज किस घराने को कहा जाता है? चाटी का बाज किस घराने को कहा जाता है? दिल्ली, अजराडा, लखनऊ या बनारस? बताइए मित्रों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर अब कमेंट में फटाफट आंसर दिया कीजिए। तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा आपको एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि दिल्ली घराना। चाटी का बाज किस घराने को कहा जाता है? तो दिल्ली घराने को। अगला प्रश्न है कि धातुओं के आधार पर प्रबंध कितने भेद हैं? मतलब धातुओं के आधार पर प्रबंध के कितने भेद हैं? 4, 5, 3, 6। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? फटाफट आप स्कोरिंग कीजिए क्योंकि अब एग्जाम में समय है नहीं, एडमिट कार्ड सबका निकल ही गया है। अतः इसका आंसर बच्चों हो जाएगा आपको 4। ठीक है, धातुओं के आधार पर प्रबंध के कितने भेद हैं? तो 4 है, मतलब एप्पल। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि प्रबंध की कितनी धातु होती है? प्रबंध की कितनी धातु होती है? 4, 5, 6, 7। तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा आपका 4। प्रबंध की कितनी धातु होती है? 4। 4 कहने के मतलब है कि एप्पल। ठीक है, अगला प्रश्न पे मित्रों ध्यान दीजिए बारीकी से। प्रत्येक पंचविधि ध्रुवा के कितने उपभेद हैं? प्रत्येक पंचविधि ध्रुवा के कितने उपभेद हैं? 7, 5, 6, 4। बताइए मित्रों इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि सभी के सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए सिलेक्ट किए गए हैं। तो बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? 6। प्रत्येक पंचविधि धातु के कितने उपभेद हैं? तो 6 हैं। अगला प्रश्न आपका है कि ध्रुवागान के कितने प्रकार हैं? ध्रुवागान के कितने प्रकार हैं? 6, 9, 5, 4। ठीक है, 6, 9, 5, 7, 4। मतलब 6 है, 5 है, 7 है और 4 है। तो इसका आंसर बच्चों बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी कहने का मतलब है कि 4। ठीक है, ध्रुवागान के कितने प्रकार हैं? तो 4 प्रकार हैं। लिंगी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि लिंगी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? कमेंट्स में लगातार आप आंसर दीजिए और अपने स्कोरिंग को जरूर लास्ट में बताइए कि कितना आपका आंसर आया। बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स आया भी है, बहुत सारे बच्चे 70 से एभव नंबर ला दिए हैं। अतः इसका लिंगी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो इसका बच्चों हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों पर आप ध्यान दीजिए। मलका नृत्य किस प्रदेश का है? मलका नृत्य किस प्रदेश का है? उत्तर प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का, पंजाब का या बिहार का? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा एचपी, हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, हिमाचल प्रदेश कहने का मतलब है कि बॉल। मलका नृत्य किस प्रदेश का है? तो हिमाचल प्रदेश का है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि जादूर कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जादूर कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहार, राजस्थान, मेघालय और असम। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा बिहार, एप्पल। अपना ही राज्य का है। जादूर कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बिहार का है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से सिक्किम का कौन सा नृत्य है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा नृत्य है जो सिक्किम राज्य में माने किया जाता है या फिर सिक्किम में लोकप्रिय है? हिरक नृत्य, लाई हरोबा नृत्य, साप दोहा नृत्य या फिर मोहिनी अट्टम नृत्य। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा कैट। कैट कहने का मतलब है आपका कि साप दोह नृत्य। अगला प्रश्न बच्चों कि किस जगह के मंदिरों में देवदासियां होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। किस जगह के मंदिरों में देवदासियां होती है? दक्षिण भारत, उत्तर भारत, मध्य भारत, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। दक्षिण भारत की मंदिरों में देवदासियां होती है अभी भी, वर्तमान समय में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सुशीरवाद कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले आपको यह जानना है कि सुशीरवाद किसको बोलते हैं? वैसा वाद जो एयर हवा या फूंक कर बजाया जाता है या फिर हवा के माध्यम से बजता हो उसको सुशीरवाद बोलते हैं। जैसे नगाड़ा, झांझा, कमाईचा या नफीरी। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तो सुशीरवाद इसमें से नफीरी है। कौन है? नफीरी, मतलब डी नंबर। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि दक्षिण भारतीय कृति के कौन से अंग हैं? दक्षिण भारतीय कृति के कौन से अंग है? पल्लवी, अनुपल्लवी, चरण या ये सभी?
बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। दक्षिण भारतीय कृति के कौन से अंग है, तो पल्लवी भी है, अनुपल्लवी भी है, चरण भी है, ये सभी मतलब डी। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए। षडज ग्राम का पंचम स्वर कौन सी श्रुति पर स्थापित है। षडज ग्राम का पंचम स्वर कौन सी श्रुति पर स्थापित है। 12, 16, 17, 10। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। तो कितना आंसर हो जाएगा, 10वीं श्रुति पर, सॉरी इसका हो जाएगा आपको 17वीं श्रुति पर जी। षडज ग्राम का पंचम स्वर कौन सी श्रुति पर होती है, तो बच्चों हो जाएगा 17वीं श्रुति पर, मतलब सी नंबर। ठीक है, सी नंबर इसका आंसर क्या है। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय संगीत में कितने ग्रामों का उल्लेख प्राप्त है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, कि भारतीय संगीत में कितने ग्रामों का उल्लेख प्राप्त है। 4, 3, 5, 2। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा 3 ग्रामों का उल्लेख है। मध्यम ग्राम, षडज ग्राम और एक ग्राम का नाम आपको खुद बताना है। भारतीय संगीत में कितने ग्रामों का उल्लेख है, तो 3 ग्रामों का उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संगीत उपनिषद स्वारद्वार में मूर्छनाओं की संख्या कितनी बताई गई है। 21, 22, 13, 15। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको, बताइए कौन होगा। एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि 21। ठीक है, अगला प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए। आधुनिक श्रुति व्यवस्था में षडज का स्थान है। आधुनिक श्रुति व्यवस्था में षडज का स्थान है। प्रथम श्रुति पर, द्वितीय श्रुति पर, तृतीय श्रुति पर, चतुर्थ श्रुति पर। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ श्रुति पर। ठीक है, आधुनिक श्रुति व्यवस्था में षडज का स्थान केवल श्रुति पर है, तो चतुर्थ श्रुति पर। इतना फास्ट इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि एग्जाम बहुत ही कम समय बचा हुआ, इसलिए फटाफट बताया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सारंग अंग पर क्रॉस का चिन्ह लगाएं। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सारंग अंग का है। ठीक है, इसका बच्चों कुछ समय आपको हम दे रहे हैं, आप सोच करके खुद से समझिए कि क्या इसका आंसर होगा, क्योंकि अब बताने वाला समय हाथ से निकल चुका है। अब डायरेक्ट वे में आप एग्जाम के व्यू के मद्देनजर रखते हुए इसको डायरेक्ट टिक आउट कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ग ग रे सा, मतलब डी। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपका पेशकार शब्द का अर्थ है। पेशकार शब्द का अर्थ है पहली चरण, अंतिम चरण, द्रुत चरण या विशिष्ट चरण। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों पहली चरण। क्या हो जाएगा, पहली चरण, मतलब एप्पल। ठीक है, पहली चरण बच्चों इसका आंसर क्या है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित स्वर समुदाय किस वर्ग का उदाहरण है। निम्नलिखित स्वर समुदाय किस वर्ग का उदाहरण है। ठीक है, मतलब सा रे ग ग रे ग सा, माने किसका उदाहरण है, आरोही का, क्या अवरोही का, कि संचारी का, कि अस्थाई का। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा संचारी। क्या हो जाएगा, संचारी, मतलब सी नंबर। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिए। तिलवाड़ा ताल की कुल मात्राएं कितनी होती है। तिलवाड़ा ताल की कुल मात्राएं कितनी होती है, 12, 14, 15, 16। तो बच्चों इसका आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट आंसर दिया कीजिए। तिलवाड़ा ताल की कुल मात्राएं 16 होती है। कितनी होती है, 16 होती है। अगला प्रश्न आपका है कि लय के प्रकार है, मतलब लय के कितने प्रकार हैं। 3, 6, 2, 4। लय के कितने प्रकार हैं। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा 3 प्रकार है। लय के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार है। ग्राम भी कितने हैं, 3 है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि मतंग ने जातियों के कितने लक्षण बताए हैं। मतंग साहब ने जातियों के कितने लक्षण बताए हैं, 12, 10, 9, 8 है। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। तो मतंग साहब ने जातियों के लक्षण 10 बताए हैं, मतलब बी नंबर। ठीक है, मतंग साहब ने जातियों के लक्षण कितने बताए हैं, तो 10 बताए हैं। मतंग के अनुसार स्वर और श्रुतियों से किसका जन्म हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। मतंग साहब के अनुसार स्वर और श्रुतियों से किसका जन्म हुआ, तो ग्राम का, जाति का, स्वर का या नाद का। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा जाति का। किसका निर्माण हुआ है, जाति का। मतंग साहब ने कितने जाति का वर्णन किए हैं, तो 10 जाति का वर्णन किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिएगा कि त्यागराज के धनराज पंच रत्न में केवल मात्र विलंबित काल कृति है। इंद्रो महानो, कनक रुचिरा, संधि नचने या दुख दुड़कुगला। बहुत ही साउथ इंडियन नेम है, इस सबको घबराना नहीं है। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने के मतलब है
कि एंदेरो महानो। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि त्यागराज ने रचना की है, त्यागराज ने रचना की है 3 गीति नाट्यों का, 6 गीति नाट्यों का, या 2 गीति नाट्यों का, या फिर 4 गीति नाट्यों का। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 4 गीति नाट्यों का। त्यागराज ने 4 गीति नाट्यों का रचना किए हैं। अगला प्रश्न आपका है कि दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंडोलिन वादक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंडोलिन वादक है कद्री गोपालनाथ, यू श्रीनिवासन, एके सी नटराजन, या मैसूर मंजूनाथ है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, मतलब कद्री गोपालनाथ, कद्री गोपाल नाथ। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु या कला के प्रति आकर्षण डॉट 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 को हम क्या बोलते हैं। किसी वस्तु या कला के प्रति यदि आकर्षण हो रहा है तो उसको क्या हम किसके कारण आकर्षित होते हैं, स्वर ज्ञान के कारण, कि सौंदर्य बोध के कारण, कि नाद गुण, की शब्द बोध। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सौंदर्य बोध के कारण। किसी भी सौंदर्य या सुंदर वस्तु के प्रति हम खुद ऑटोमेटिक आकर्षण होते रहते हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। लाल रंग प्रतीक है रक्त का, सूर्य का, फूल का, या क्रोध का। बताइए क्या होगा। लाल रंग आपको रक्त का प्रसिद्ध है, प्रतीक है किसका, लाल रंग जो है रक्त का प्रतीक है। अगला प्रश्न आपका है संचारी भाव को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि संचारी भाव को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। आलम्बन, व्यभिचारी, अस्थाई भाव, या उद्दीपन। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा व्यभिचारी, बॉल नंबर। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बॉल। मतलब संचारी भाव को हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पीड़ा को किस श्रेणी में रखा गया है। पीड़ा को किस श्रेणी में रखा गया है, अस्थाई भाव, विभाव, या अनुभाव, या संचारी भाव। तो बच्चों इसका आंसर कमेंट्स में फटाफट दिया कीजिए ताकि आपको स्कोरिंग पता चलेगा। तो पीड़ा को किस श्रेणी में रखा गया है, तो संचारी भाव में रखा गया है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है, भय, ग्लानि, मद, या शंका। बताइए मित्रों इसका आंसर क्या होगा। तो हो जाएगा एप्पल, मतलब भय को संचारी भाव के अंतर्गत नहीं रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों आपका कि रथांतर नामक साम गायन कब किया जाता था। रथांतर नामक साम गायन कब किया जाता था, महाव्रत यज्ञ में, सामगान में, सामाजिक अवसरों पर, या इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा महाव्रत यज्ञ में, एप्पल, महाव्रत यज्ञ में। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि छंदोग्य उपनिषद के किस अध्याय में साम के अष्टम अक्षरों का विवेचना मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5वां में, 1 में, 2 में, या 7 में। ठीक है। तो बच्चों इसका कमेंट से हम लगातार आंसर दिया कीजिए। तो एप्पल, सॉरी इसका बॉल आंसर हो जाएगा, मतलब पहला में। ठीक है। ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार कि छंदोग्य उपनिषद के किस अध्याय में साम के अष्टम अक्षरों का विवेचना मिलता है, तो प्रथम। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर मंद्रा नामक मूर्छना का उल्लेख किस काल में मिलता है। उत्तर मंद्रा नामक मूर्छना का उल्लेख किस काल में मिलता है, उपनिषद में, ब्राह्मण में, शिक्षा ग्रंथ में, या पुराणों में। तो बच्चों इसका आंसर आप कमेंट्स में लगातार दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण में। ठीक है, बॉल। ठीक है। अगला प्रश्न आपका मित्रों सामवेद में प्रचलित नृत्य है, मतलब सामवेद में प्रचलित नृत्य कौन है। रजु नृत्य, सलील नृत्य, पुष्प नृत्य, या ये सभी। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, मतलब डी नंबर। सामवेद में प्रचलित नृत्य है तो ये सभी। अगला प्रश्न आपका है कि पंडित देवव्रत चौधरी संगीत की किस विद्या के लिए प्रचलित हैं। ठीक है। पंडित देवव्रत चौधरी किस संगीत के किस विद्या के लिए प्रचलित है, तबला बजाते हैं, कि बीना वादन है, कि सितार वादन है, कि संतूर वादन है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सितार वादन। क्या हो जाएगा, सितार वादन। अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए, संगीत एवं कलाओं का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है। इसका आंसर बहुत बार बताया जा चुका है, वाराणसी, बड़ौदरा, रायगढ़, या खैरागढ़। तो आंसर क्या हो जाएगा, खैरागढ़ है। ठीक है। अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए
कि मुंबई में व्यास संगीत विद्यालय की स्थापना की गई, मतलब मुंबई में व्यास संगीत विद्यालय की स्थापना किसने किया था? एप्पल में आपका है कि पंडित नारायण राव व्यास, बी में आपका है सौरेंद्र मोहन ठाकुर, और सी में ओमकार नाथ ठाकुर, डी में बी आर देवधर। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा एप्पल पंडित नारायण राव व्यास। अगला प्रश्न आपका है घन वाद्य है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा वाद्य है जो घन है? वाद्य को 4 प्रकार है, इनमें से कौन सा ऐसा वाद्य है जो घन वाद्य है? ठीक है, कोडोफोन्स, एरोफोन्स, मेम्ब्रानी या ऑटोफोन्स। तो बच्चों इसका आंसर अब कमेंट्स में लगातार दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा एरोफोन्स। क्या हो जाएगा? एरोफोन्स है। अगला प्रश्न आपका है कि तार का आधार है क्लैप है, ट्राम्ड, विवादित या फिर क्रोसेट है। तो बच्चों इसका आंसर आप कमेंट्स में लगातार दिया कीजिए। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा बताइए? तार का आधार है, तो इसका आंसर आपको है ट्राम्ड बॉल, ट्रामाड। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि डोमिनेट कार्ड इससे बनती है, डोमिनेट कार्ड इससे बनती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका अध्ययन करके ही आप आंसर दीजिए। तो बच्चों इसका हम डायरेक्ट आंसर आपको बता दे रहे हैं कि पनीरे, मतलब सी। क्या होगा आंसर? सी। सभी प्रश्न का स्कोरिंग आप जरूर कीजिए। पाश्चात्य संगीत में श्रुति को क्या कहते हैं? पाश्चात्य संगीत में श्रुति को क्या कहते हैं? टोन, स्केल, माइक्रोटोन या सेमीटोन। तो बच्चों इसका आंसर आप बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कैट, माइक्रोटोन। ठीक है, पाश्चात्य संगीत में श्रुति को क्या कहते हैं? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको माइक्रोटोन। अगला प्रश्न आपका है कि तबले का बाज जिसमें आड़ के बोल प्रबल रूप से है, तबले का बाज जिसमें आड़ के बोल प्रबल रूप से है, तो दिल्ली बाज, पूरब बाज, अजराड़ा का बाज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा सी नंबर, अजराड़ा बाज। अगला प्रश्न आपका है तबले का घराना जो पखावज से सीधा संबंधित है, तबले का घराना जो पखावज से सीधा संबंधित है, दिल्ली घराना, पंडित जाप घराना, अजराड़ा घराना या फर्रुखाबाद घराना। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको पंडित जाप घराना, मतलब बॉल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए। उस्ताद अब्दुल वहीद खां का संबंध किस घराने से था? उस्ताद अब्दुल वहीद खां का संबंध किस घराने से था? आगरा घराना, पटियाला घराना, ग्वालियर घराना या किराना घराना। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा किराना घराना, डॉग। क्या हो जाएगा? किराना घराना। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों आपका उस्ताद जाकिर हुसैन किस घराने के हैं? उस्ताद जाकिर हुसैन साहब किस घराने के हैं? तो किसका विवादित अभी तक प्रश्न अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। ठीक है, ऐसे इसका हम बता देते आंसर है कि इनके पिता जो थे पंजाब घराने से बिलोंग्स रखते थे और इनका जन्म हुआ था दिल्ली में, और परंतु कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि उस्ताद जाकिर हुसैन किस घराने से संबंधित है? तो पंडित जाप घराना, पंडित जाप घराना, क्योंकि इनका जन्म हुआ था दिल्ली घराने में, परंतु यह जब तबला वादक बने तो अपना संबंध जोड़ लिए थे पंडित जाप घराने से। अगला प्रश्न आपका है कि गोंडी गीति वर्तमान समय की किस गायन शैली से मिलती है? टप्पा, ठुमरी, त्रिवट या चतुरंग। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? सभी प्रश्न का आंसर आप फटाफट दिया कीजिए। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा आपको सी नंबर, त्रिविट से। क्या हो जाएगा? त्रिविट। अगला प्रश्न आपका है मेलापक शब्द किससे संबंधित है? प्रबंध से, धमार से, ध्रुपद से या बाउल से। मेलापक शब्द किससे संबंधित है? प्रबंध, धमार, ध्रुपद या बाउल। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ध्रुपद से, सी नंबर। किससे हो जाएगा? ध्रुपद से। अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए कि ग्रीव ग्रास का संबंध किससे है? ग्रीव ग्रास का संबंध किससे है? बोलों के सौंदर्य से, आलाप से, भाव व रस से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा बॉल, आलाप से। किससे हो जाएगा? आलाप से। अगला प्रश्न है कि ठुमरी अंग से गाई जाने वाली होरी क्या कहलाती है? ठुमरी अंग से गाई जाने वाली होरी क्या कहलाती है? कच्ची होरी, पक्की होरी, चौतुकी या सादरा। तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सादरा, डी नंबर। ठीक है,
ठुमरी अंग से गाई जाने वाली होरी को क्या कहते हैं? तो सादरा कहते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों आपका कि ध्रुपद अंग से गाई जाने वाली होरी अर्थात धमार को क्या कहलाती है? ध्रुपद अंग से गाई जाने वाली होरी अर्थात धमार क्या कहलाती है? तो कच्ची होरी, पक्की होरी, चौतुकी या सादरा? तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर बच्चों सभी प्रश्न का आंसर बहुत फटाफट इसको बोलेंगे बच्चों, चौतुकी मतलब सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपका, दक्षिण भारतीय संगीत का लोक संगीत प्रकार है। दक्षिण भारतीय संगीत का लोक संगीत प्रकार है गरबा, रितवानम या फिर नौटंकी या काकड़ी अट्टम? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा कावड़ी अट्टम, डॉग, कावड़ी अट्टम। अगला प्रश्न आपका है कि स्टाफ नोटेशन में स्वर को एक सेमी टोन नीचा करने पर क्या कहते हैं? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्टाफ नोटेशन में स्वर को एक सेमी टोन नीचा करने पर क्या कहते हैं? शार्प कहते हैं कि नेचुरल कहते हैं कि फ्लैट कहते हैं कि डबल फ्लैट कहते हैं? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा फ्लैट कहते हैं, सी नंबर। ठीक है, स्टाफ नोटेशन में स्वर को एक सेमी टोन नीचा करने को क्या कहते हैं? तो नीचा कहेगा तो फ्लैट, ऊंचा कहेगा तो शार्प, टिक और कर देना है। अगला प्रश्न बच्चों आपका कि भारतीय स्वर सप्तक प्रणाली के प्राथमिक विकास का प्रथम स्तर कौन सा है? गाथिक काल, समीनोक गायन या एक स्वर गायन या अर्नय काल? तो बच्चों इसका आंसर आप फटाफट दिया कीजिए कि क्या आंसर होगा। ठीक है, तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा एक स्वर गान, सी नंबर, एक स्वर गान। अगला प्रश्न आपका है कि 50वें मेलकर्ता राग का नाम है, मतलब 50वें मेलकर्ता राग का नाम है नाम नारायणी, विशंभरी, गमानाश्रम या धवलांबरी? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको नाम नारायणी मतलब एप्पल, नाम नारायणी। अगला प्रश्न है कि पल्लवी में पर्दमम है, पल्लवी में पर्दमम है प्रारंभिक बिंदु, अत्यांश बिंदु, साहित्य या विभाजन बिंदु? तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बिंदु एप्पल। क्या हो जाएगा? प्रारंभिक बिंदु। अगला प्रश्न है कि यह नाद की विशेषता नहीं, मतलब इनमें से कौन है जो नाद की विशेषता नहीं है? छोटा बड़ापन नाद की विशेषता है ये, ऊंचता निचता नाद की विशेषता है ये, जाति नाद की विशेषता है, मात्रा नहीं होगा, डी नंबर। ठीक है, ऑप्शन अब छांटने की कोशिश कीजिए ताकि 100% आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तिरुपुगज के रचनाकर हैं, तिरुपुगज के रचनाकर कौन है? तिरुजान संबंधर, अरुण गिरिनाथ या अघर या संबंधर? तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अरुण गिरिनाथ, बॉल, अरुण गिरिनाथ है। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्नलिखित में से उभयवक राग चुनिए, मतलब इनमें से कौन है जो उभयवक राग है? बेगड़ा, रीति गौला, गौला या श्री? तो बच्चों इसका आंसर बताइए क्या होगा? फटाफट सभी प्रश्नों का आंसर दिया कीजिए, तो हो जाएगा श्री। निम्नलिखित में से कौन उभयवक राग है? तो श्री। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों आपका कि मोहनम राग में निमुकोरी आदि ताल वर्णन की रचना किसने की? स्वाति तिस्ताल, रामानंद श्रीनिवास अय्यर या पटनम सुब्रमण्यम या पल्लवी वैश्यर? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा स्वाति तिस्नाल, एप्पल, स्वाति तिस्नाल। अगला प्रश्न है आपका कि मेला राग मालिका के रचनाकार कौन थे? मेला राग मालिका के रचनाकार कौन थे? महावैद्यनाथ, पटनम सुब्रमण्यम अय्यर, पल्लवी वैश्यर या सुब्बाराम अय्यर? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको सुब्बाराम अय्यर, डी नंबर। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का कमेंट्स में आंसर जरूर दिया कीजिए। प्राचीन तमिल का शुद्ध मेल किस आधुनिक मेल के सदृश है? प्राचीन तमिल का शुद्ध मेल किस आधुनिक मेल के सदृश है? नट भैरवी, शंकराभरणम, हनुमंत तोड़ी या हरिंक बोझ? तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा शंकराभरणम, बॉल, क्या हो जाएगा? शंकराभरणम। अगला प्रश्न आपका है कि ग्रह भेद प्रदर्शनी नामक वाद का अभिविकल्प कौन है? भरत वेंकटमुखी या प्रोफेसर संबामूर्ति या महाराज सरकोजी? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रोफेसर संबामूर्ति, सी नंबर, प्रोफेसर संबामूर्ति।
मूर्ति। अगला प्रश्न है ताल एक ताल की ताली खाली की संख्या है। बताइए, देखिए सब आपको ऑप्शनली प्रश्न, ऑप्शन के अनुसार इसको आपको टिक आउट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बारीकी से, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी कहने का मतलब है कि 4 ताली और 2 खाली। अगला प्रश्न आपका है विष्णु ताल की मात्राएं हैं, मतलब विष्णु ताल की कितनी मात्राएं हैं? बताइए बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका 15, 16, 17, 19, तो कितना हो जाएगा? 17। विष्णु ताल की कितनी मात्राएं हैं? तो 17 मात्राएं हैं। अगला प्रश्न है बच्चों आपका कि तिहाई युक्त रचना जो 3 बार बजाने के बाद सम पर आती है उसको क्या बोलते हैं? तिहाई, मुखड़ा, चक्रदार या पेशकार? तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा चक्रदार, सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न पर बच्चों आप ध्यान दीजिए कि कलानिधि ग्रंथ किसने लिखा? अभिनव गुप्त, कलानिधि, विद्यारण्य या श्रीकंठ साहब? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्यारण्य, मतलब सी नंबर। अगला प्रश्न है बच्चों आपका इस संगीत रत्नाकर में वर्णित देशी तालों की संख्या कितनी है? ठीक है, संगीत रत्नाकर में वर्णित देशी तालों की संख्या कितनी है? तो 5, 108, 112, 120। तो बच्चों आंसर क्या इतना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा 120। 120 कहने का मतलब है कि डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपका कि भारतीय संगीतवाद पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय संगीतवाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो लालमणि मिश्र, गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, सुधीर मायनकर या डी में विजय शंकर मिश्र? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा लालमणि मिश्र। क्या हो जाएगा? लालमणि मिश्र। अगला प्रश्न आपका है कि प्रहलाद भक्ति विजयम के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि प्रहलाद भक्ति विजयम के लेखक कौन है? गोपाल कृष्ण भारती, रामास्वामी शिवम, मुथुस्वामी दीक्षितार या त्यागराज? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बॉल। ठीक है, मतलब बॉल कहने का मतलब है कि रामास्वामी, रामास्वामी शिवम, रामास्वामी शिवम। अगला प्रश्न मित्रों है कि श्री कृष्ण नारायण रातंजकर की मृत्यु किस माह में हुई थी? जनवरी में, फरवरी में, मार्च में या अप्रैल में? बताइए बच्चों क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फरवरी माह में। ठीक है, श्री कृष्ण नारायण रातंजकर की मृत्यु किस माह में हुई थी? तो फरवरी माह में हुई थी। अगला प्रश्न है कौन से कलाकार मेरुखंडी गायकी के लिए प्रसिद्ध है? उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद अब्दुल करीम खां, बड़े गुलाम अली खां या उस्ताद अमान अली खां? बताइए बच्चों आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा उस्ताद फैयाज खां, एप्पल, उस्ताद फैयाज खां। अगला प्रश्न है कि लोकप्रिय मृदंग वादक इनमें से कौन है? लोकप्रिय मृदंग वादक हैं अंबादास पंत आगले, उमैयालमपुरम शिवरामनम या त्यागराज या चिंती बानो? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, मतलब अंबादास पंत आगले, अंबादास पंत आगले। अगला प्रश्न आपका है कि घनराग पंचरत्न कृतियों को कंपोज करने वाले कौन है? स्वाति तिरुनल, श्याम शास्त्री साहब, त्यागराज साहब या फिर मुथुस्वामी? यहाँ पर होगा मुथुस्वामी दीक्षितार। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, स्वाति तिरुनल। ठीक है, स्वाति तिरुनल। एक चीज और आपको बता कि त्रिमूर्ति का संबंध किससे किससे है? तो त्रिमूर्ति का जो संबंध है बच्चों आपको श्याम शास्त्री, त्यागराज और मुथुस्वामी दीक्षितार को क्या बोला जाता है? त्रिमूर्ति बोला जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि निर्वेद किसके लिए अस्थाई भाव है? करुण रस, वात्सल्य रस, अद्भुत रस या शांत रस? बताइए बच्चों आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों आपको वात्सल्य रस, बॉल। क्या हो जाएगा? वात्सल्य रस। फटाफट आप यूट्यूब के कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए। हास्य रस किस राग में अभिव्यक्त किया जाता है? हास्य रस किस राग में अभिव्यक्त किया जाता है? माया मालव गौड़ में कि श्री राग में कि बसंत में कि केदार गौल में? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा एप्पल, मतलब माया मालव गौड़ में। अगला प्रश्न मित्रों आपका इनमें से किसे रसराज कहा जाता है? हास्य को, श्रृंगार को, वात्सल्य को या वित्स को? तो बच्चों बताइए आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा आपको श्रृंगार को। ठीक है, बॉल। इनमें से किसे रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार को। अगला प्रश्न बच्चों आपका
कि निम्नलिखित में से किस संगीतज्ञ शैली के प्रमुख वादुओं का उद्गाता कहा जाता है? सादरा, सालंगसूड, सामवेद या सीन व सीना? तो बच्चों इसका आंसर आप कमेंट्स में फटाफट बताइए, क्योंकि आंसर इसका हाईलाइटेड है, सी सामवेद। अगला प्रश्न आपका है, वर्तमान शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त 22 श्रुतियों क्रम को सर्वप्रथम किसने स्थापित किया था? या दत्तिल साहब होगा, दंतिल नहीं होगा, दत्तिल साहब, सोमनाथ भरत साहब या रामत्य साहब है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, भरत साहब। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न मित्रों आपका, कि निम्नलिखित में किसका संबंध पुष्टि मार्ग अर्थात हवेली संगीत के कीर्तनों से है? जाति गायन, अष्टपदियां, प्रबंध गायन या ध्रुवा गायन? बताइए बच्चों आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अष्टपदियां, मतलब बॉल। क्या हो जाएगा? अष्टपदियां। अगला प्रश्न मित्रों आपका, यह लास्ट प्रश्न आपका है कि भरत काल में वाद्य वृंद के लिए संज्ञा थी, भरत काल में वाद्य वृंद के लिए संज्ञा थी करण, कुतुब, पुष्कर या कुकुब? बताइए बच्चों आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कुतुब, बॉल। ठीक है, क्या हो जाएगा? कुतुब। इस प्रकार बच्चों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। यह आपका म्यूजिक का मॉक टेस्ट 3 नंबर था। यदि आप नोट्स चाहते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन की तरीका से पूर्ण रूप से पढ़ना चाहते हैं, आप हमसे एक बार जरूर कांटेक्ट करें। मेरा कांटेक्ट नंबर है 741 95 240 है। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपको तत्काल पूर्ण रूप से सुविधा दिया जाएगा और निःशुल्क सुविधा दिया जाएगा। आज का क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त किया गया। जय हिंद, जय भारत। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।